हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम है सौरभ यादव और आज आपको आधुनिक भारत के इतिहास का तीसरा लेक्चर मिलने जा रहा है। आपको 2 लेक्चर ऑलरेडी दिए जा चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। उसके साथ साथ आपको बता दें, प्राचीन भारत के इतिहास का पूरा 2 लेक्चर आपको दिया जा चुका है। पूरा प्राचीन भारत कंप्लीट किया जा चुका है। मध्यकालीन भारत के इतिहास का 2 लेक्चर दिया जा चुका है, पूरा कंप्लीट किया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो उन सबको जाकर देख लीजिए। तीसरा लेक्चर आधुनिक भारत के इतिहास का यह लेक्चर है। इसमें 1885 से 1947 तक के पूरे इतिहास को ख़त्म करने का प्रयास किया जाएगा। उसके अलावा सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर रेगुलर मॉर्निंग में क्विज होते हैं और क्विज में पार्टिसिपेट करिए क्विज में रेगुलर, और बहुत जोश के साथ मेहनत करते रहिए। समय बहुत कम है एग्ज़ाम में, आपके जोश के साथ मेहनत करिए और एग्ज़ाम को निकालिए। अगर समय का सदुपयोग नहीं करेंगे तो एक दिन बीत जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग 1885 से, जहां से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज ICS अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम AO ह्यूम द्वारा दिसंबर 1885 में की गई। इसका प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन उस समय पुणे में प्लेग फैल जाने के कारण यह अधिवेशन बम्बई में आयोजित किया गया। इसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के ग्वालिया टैंक में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। ओके, और जिसके प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ओके, ठीक है। प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था, लेकिन बाद में दादा भाई नौरोजी द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल, ठीक है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल, इसके पुस्तक के लेखक के सुझाव पर इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय डफरिन था। ठीक है, लॉर्ड नहीं बोलेंगे, डफरिन था। ठीक है। बम्बई के पहले अधिवेशन में भाग लेने वाले अधिकतर नेता वकील एवं पत्रकार थे। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या 72 थी। 72 लोग थे जो कि अधिकांश वर्गों का प्रतिनिधित्व करते थे। इसमें सर्वाधिक सदस्य बम्बई प्रांत से थे, 38। इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी तथा सचिव AO ह्यूम थे। इसके प्रमुख सदस्यों में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी, आनंद मोहन बोस और रोमेश चंद दत्त आदि उल्लेखनीय हैं। 72 लोग हैं, सबका नाम तो याद करने की जरूरत भी नहीं है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं शामिल हुए थे, क्योंकि सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस की स्थापना किए थे। तो कमेंट करिएगा कब किए थे। तो बाद में दूसरे वाले में ये इसी में ज्वाइन कर देते हैं। इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जोड़ देते हैं। 1886 में इंडियन एसोसिएशन कांग्रेस का विलय भारतीय राष्ट्रीय में कांग्रेस में हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। इंडियन एसोसिएशन कांग्रेस की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी और आनंद मोहन बोस ने किस ईयर में की थी, आपको कमेंट करना। सर सैयद अहमद खां ऐसे व्यक्ति थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी भी संबंध नहीं रहे। उल्लेखनीय कि बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस सदस्य होते हुए भी कभी भी इसके अध्यक्ष नहीं चुने गए। ठीक है, तिलक जी कभी अध्यक्ष नहीं चुने गए। सर सैयद अहमद खां जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी भी संबंध नहीं रहे, इसलिए उन्होंने कुछ कहा है, अभी आगे हम बताएंगे। कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो उसके संबंध में कुछ विवाद थे। कहा जाता है कि जैसे कि क्या नाम है इनका, यहाँ पर लाला लाजपत राय जी होंगे। विभिन्न इतिहासकारों के बीच मतभेद है कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे वह दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति थी जिससे भारतीय जन में पनपे असंतोष व विद्रोह की भावना को नियंत्रित किया जा सके। है ना, कि भारत के लोग रहेंगे तो भारत में कुछ विद्रोह होगा तो इन लोगों से बात की जाएगी, ये लोग नियंत्रित करेंगे। उनका मानना है कि तत्कालिक वायसराय लॉर्ड डफरिन के परामर्श पर ह्यूम ने इस संगठन को जन्म दिया। डफरिन के परामर्श पर सेफ्टी वाल्व सिद्धांत के मतानुसार डफरिन के निर्देश पर ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना इस उद्देश्य से की थी कि 1857 की क्रांति की विफलता के बाद भारतीय जनता में पनपता असंतोष किसी भी रूप में उग्र रूप धारण न कर ले। ठीक है, और असंतोष के इस वाष्प को बिना खतरे के कांग्रेस रूपी सुरक्षा वाल्व से बाहर निकाला जा सके, सेफ्टी वाल्व से बाहर निकाला जा सके, ऐसा मत है। ठीक है,
और सेफ्टी वॉल का सिद्धांत लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में प्रकाशित अपने एक लेख में दिया था। यंग इंडिया में प्रकाशित अपने एक लेख में दिया था। यंग इंडिया कौन जारी करता था, कौन सबसे पहली बार, मतलब उस पत्रिका का कौन थे उसके संपादक, बताइएगा। लाला लाजपत राय के अनुसार ह्यूम को इस बात का विश्वास हो चला था कि भारत में शीघ्र ही भयंकर विस्फोट होने की संभावना है, जिससे ब्रिटेन का भारतीय सम्राट विनष्ट हो जाएगा। उन्होंने अपने यंग इंडिया में एक लेख में कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज बताया। कौन? लाला लाजपत राय ने कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज बताया। कहाँ लिखे थे? यंग इंडिया में अपने प्रकाशित लेख में कहे थे उन्होंने कि कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य राजनीतिक आज़ादी हासिल करने से कहीं ज़्यादा यह था कि उस समय ब्रिटिश साम्राज्य पर आसन्न खतरों से उसे बचाया जा सके। कांग्रेस के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के हित पहले स्थान पर थे। कांग्रेस के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के हित पहले स्थान पर थे और भारत के हित दूसरे स्थान पर। कोई यह नहीं कह सकता कि कांग्रेस अपने उस आदर्श के प्रति ईमानदार नहीं रही है। ठीक है, कोई यह कह नहीं सकता कि कांग्रेस अपने उस आदर्श के प्रति ईमानदार नहीं रही है अंग्रेज़ों के प्रति। सेफ्टी वॉल सिद्धांत के प्रत्युत्तर में कांग्रेस के आरंभिक नेताओं ने कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम को तड़ित चालक के रूप में प्रयोग किया। मतलब कि एक लाइटनिंग कंडक्टर हैं, तड़ित चालक हैं A.O. ह्यूम। ठीक है, उनके प्रत्युत्तर में। हाँ, बंकिम चंद्र चटर्जी क्या कहते हैं कांग्रेस को? कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं? सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। और सर सैयद अहमद खान कभी भी जुड़े हुए नहीं थे कांग्रेस से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों के द्वारा प्रेरित था और ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था, ऐसा इन्होंने कहा है। अश्विनी कुमार दत्त कहते हैं कि कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। डफरिन क्या कहता है? कि वह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। यहाँ तक कि डफरिन ने कहा कि राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहा। वह जनता के अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। ठीक है। कर्जन क्या कहता है? कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकेगा, ऐसे बोला होगा। बाल गंगाधर तिलक, यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये बाल गंगाधर तिलक जी कहे हैं कि यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ये अलग अलग लोग कहे हैं। थोड़ा 1-2 बार देखेंगे आप लोग तो चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी, क्योंकि कभी कभी सीधे स्टेटमेंट उठा के डाल दिए जाते हैं। किसी ने कहा था और आप चक्कर खाते हैं, कौवा काँव काँव करता है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है ना। तो इसलिए थोड़ा सा देख लिया करिए बार बार। उदारवादी चरण कहते हैं कि पहला, उदारवादी बहुत उदार हैं। हाँ ठीक है, 1885 से 1905 तक उदारवादी दल के कुछ नेता थे, जैसे कि दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय, व्योमेश चंद्र बनर्जी आदि ये लोग प्रमुख थे। कुछ लोग इसमें वकील थे, कुछ लोग पत्रकार थे, कुछ प्रोफेसर थे, कुछ डॉक्टर थे, कुछ इंजीनियर थे। ठीक है, तो ये लोग थे। उदारवादियों की कार्यप्रणाली क्या थी? कि उदारवादी कांग्रेस का अधिवेशन बुलाकर प्रस्ताव पारित करते थे। इन प्रस्तावों से जनता को परिचित करवाने हेतु उन्हें समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाया जाता था। उदारवादी अत्यंत नम्रतापूर्वक प्रार्थना पत्रों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को अपनी मांगों से परिचित करवाते थे। उदारवादी नेताओं ने अपनी मांग पूरी करवाने के उद्देश्य से ब्रिटेन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में उदारवादी नेताओं ने अपनी मांग पूरी करवाने के उद्देश्य से ब्रिटेन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में 1887 में भारतीय सुधार समिति, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में ब्रिटेन में 1887 में भारतीय सुधार समिति, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की। ओके, 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम का पारित होना उदारवादी नेताओं की मांग का एक परिणाम था। इस अधिनियम के फलस्वरूप भारतीयों का राजनीतिक अधिकार का क्षेत्र पहले से थोड़ा ज़्यादा हो गया, विस्तृत हो गया। उदारवादियों की मांग पर सरकार द्वारा भारतीय व्यय की समीक्षा हेतु वेल्वी आयोग का गठन किया गया। किस आयोग का? वेल्वी आयोग का गठन किया गया। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा किसका गठन किया गया था कि भारतीय व्यय की समीक्षा के लिए। हाँ, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, कब की गई थी और किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो दादा भाई नौरोजी 1887 में। ओके,
आगे कुछ चीज़ें हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष दल का रहा, जिसमें प्रत्येक धर्म के अनुयायियों को कांग्रेस की अध्यक्षता करने का अवसर प्राप्त हुआ। जैसे प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी 1886, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी 1887, प्रथम ईसाई अध्यक्ष जॉर्ज यूले 1888 आदि हुए। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए लंदन में 1889 में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया बनी। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन 1887 दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। बात खत्म। वेलबी आयोग व्यय के लिए खत्म बात। आगे 1889 में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया बनी। इनका सचिव विलियम डिग्बी था। 1889 में 1889 में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया बनी लंदन में। इनका सचिव विलियम डिग्बी था। इसी संस्था ने लंदन में भारतीय मसलों से अंग्रेज़ों को अवगत कराने के लिए इंडिया नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। कौन सी संस्था? ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया ने। सचिव विलियम डिग्बी थे। 1889 में बनी। ठीक है, इंडिया नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। ओके आगे। आंदोलन के प्रथम चरण में राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा प्रस्तुत धन के निष्कासन सिद्धांत, राणा डे द्वारा भारतीयों को आधुनिक औद्योगिक विकास के महत्व को समझाने तथा रमेश दत्त आरसी दत्त का भारत का आर्थिक इतिहास, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का आर्थिक इतिहास, ये सब चीज़ें पिछले लेक्चर में डिस्कस की गई हैं। लेकिन देख लीजिए, धन के निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी, एम.जी. राणा डे द्वारा भी ऐसा सिद्धांत दिया गया। आरसी दत्त के द्वारा इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया दिया गया। ठीक है, नामक पुस्तक के कारण इस दौर को आर्थिक राष्ट्रवादी युग के नाम से भी जाना जाता है। ओके। उदारवादियों की मांगें कुछ थीं कि ठीक है भैया, प्रशासनिक व राजनीतिक मांगों में सिविल सेवा के भारतीयकरण और विधानसभाओं का विस्तार तथा चुने हुए सदस्यों की सहभागिता की मांग, न्यायिक अधिकारों की मांग, राज्य की ओर से कल्याणकारी कार्यों की मांग, प्राथमिक शिक्षा के प्रसार तथा तकनीकी व उच्च शिक्षा की सुविधाएं बढ़ाने की मांग, सिंचाई योजना, कृषि बैंकों की व्यवस्था, मतलब सब मांग थी कि सब कुछ सही तरीके से करो। लेकिन करने वाले कहाँ थे? लोकतांत्रिक स्वतंत्रता की मांग भी थी। ठीक है, ये उदारवादियों के जो कुछ चीज़ें हैं, जैसे भारतीय सुधार समिति, ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें, वेलबी आयोग और विलियम डिग्बी, दो लोगों का इंडिया नामक पत्रिका, याद रखिएगा। उदारवादियों की सीमाएं कुछ थी। अनेक इतिहासकार मानते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में उदारवाद का कोई विशेष महत्व नहीं रखता है। इस काल में कांग्रेस आम जनता की संस्था नहीं बन पाई और उसका प्रभाव भी सीमित था। उदारवादी नेताओं में परस्पर दो विरोधी भावनाएं विद्यमान थी। प्रथम देशभक्ति एवं दूसरी राजभक्ति। देशभक्ति, राजभक्ति, दो विरोधी भावनाएं। उनकी देशभक्ति एवं राजभक्ति का मेल हो जाने के कारण देशभक्ति आंशिक रह गई थी। देशभक्ति आंशिक रह गई थी। क्या? देशभक्ति आंशिक रह। उनके साधन भी प्रभावशाली न थे, अतः वे अपने उद्देश्य में विफल रहे। उदारवादी अंग्रेजों की न्यायप्रियता में अगाध आस्था रखते थे एवं उनके शासन को भारत के लिए हितकर मानते थे। वे भूल गए थे कि अंग्रेज अपने राष्ट्रीय हितों को ही प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, प्रार्थना याचना के बाद भी इन उदारवादियों की मांगों पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। संभवतः गोखले को छोड़कर कांग्रेस के नरम नेताओं में स्वतंत्रता के लिए व्यक्तिगत बलिदान करने और आपत्तियां सहन करने को कोई तैयार नहीं था। इस प्रकार उदारवादी अपनी रणनीति में विफल रहे थे। वास्तविकता तो यह थी कि अंग्रेज़ दबाव और शक्ति की भाषा समझते थे, प्रार्थना की नहीं। ये लोग सोचते थे कि मतलब शांति से काम हो जाए, लेकिन उल्टा क्या था कि भारत के लोग चाहते थे प्यार से बात करके हो जाए काम, लेकिन वो सब प्रार्थना से समझने वाले नहीं थे, है ना। उदारवादी परिस्थितियों के अनुसार अपनी रणनीतियों में परिवर्तन नहीं कर सके, जिस कारण युवा पीढ़ी का समर्थन न मिलने के कारण कांग्रेस का यह दौर अधिक सफल नहीं रहा। युवा पीढ़ी के अंदर जोश ही नहीं जगा, जैसे आप लोगों के अंदर जोश नहीं जगता पढ़ने का। ठीक है, उठेंगे आराम से, पढ़ेंगे, किताब खोलेंगे, पढ़ लेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम में अरे बहुत दिन है अभी, आज हम एक मूवी देखेंगे, कल से गाना सुनेंगे, 2 घंटा इधर उधर घूमेंगे, शरीर भी स्वस्थ रखना है, वगैरह 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 वगैरह। तो जुनून, जोश नहीं है, खून में उतनी ताकत नहीं बची है कि पूरी किताबें पढ़ ली जाएं, है ना। तो वैसे ही उदारवादी लोग भी हो गए थे। तो निकलेगा नहीं अगर इस प्रकार की बातें हैं। और एक चीज़ जान लीजिए, जब तक आप सभी सब्जेक्ट नहीं पढ़ लेंगे सही तरीके से, बेहतर तरीके से, तब तक आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। और एग्ज़ाम निकलेगा भी तो मेंस वगैरह नहीं निकल पाएगा। ये अनुभव है।
वायसराय लॉर्ड डफरी ने कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर पुकारा था। तो ये उदारवादी चरण खत्म हो जाता है 1885 से 1905 तक। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, 1905 से 1919 तक देखते हैं थोड़ा सा गर्मवादी विचारधारा के लोग, आप लोगों की तरह नहीं, ठीक है। यहाँ गर्मवादी विचारधारा के लोग अब मिलेंगे, जैसे कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एवं अरविंद घोष आदि प्रमुख थे। इन लोगों में अरविंद घोष भी प्रमुख थे। इन नेताओं ने स्वराज प्राप्ति को ही अपना प्रमुख लक्ष्य एवं उद्देश्य बनाया। ओके, स्वराज प्राप्ति को ही अपना लक्ष्य एवं उद्देश्य बनाया। उग्रवाद को जन्म देने वाले कारण क्या थे? उग्रवाद को जन्म देने वाले कारण क्या थे? पहले हम बताए थे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जारी हो गया, विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, बंगाल विभाजन आदि विभिन्न असामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलनों का प्रभाव हुआ, ठीक है। उसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम थे, अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से मेंस में पूछा जा सकता है, मेंस में पूछा जाएगा तो आपको ये लिखना होगा क्यों उदारवादी इतना जल्दी आगे बढ़े, क्या रीज़न था। तो ये सब रीज़न थे, सीधे 4 पॉइंट लिखिए। इधर लिखिए कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का भी प्रभाव था, इटली का इथियोपिया द्वारा पराजित होना, जापान द्वारा रूस को पराजित करना, इसके अलावा आयरलैंड, चीन, तुर्की आदि में होने वाले जनवादी आंदोलन, इससे भारतीय युवाओं के मन में बैठी यूरोपीय अपराज्यता का मिथक टूट गया। रेलवे क्या किया, पत्र पत्रिकाएं इधर से उधर जाने लगी, लोग पढ़ने लगे, लोग समझने लगे, चीज़ें पता चलने लगी। तब धीरे धीरे जागृत हुई ये भावना कि अच्छा ऐसा कर रहे हैं अंग्रेज़। तब तैयार हो गए लोग। 1896 से 1900 के बीच भयंकर अकाल के बाद दूसरे दिल्ली दरबार 1903 का आयोजन हो गया, जिसमें भारी व्यय किया गया। लोगों ने देखा है ना, तिलक व राष्ट्रवादी नेताओं पर राजद्रोह का मुकदमा लगाकर लंबे कारावास की सजा दिया जाना आदि, ये भी एक रीजन थे। इन सब घटनाओं की प्रतिक्रिया स्वरूप इस भावना का जन्म हुआ कि स्वराज मांगने से नहीं अपितु संघर्ष से प्राप्त होगा, है ना। नौकरी मांगने से नहीं मिलेगी, मेहनत करने से मिलेगी, ठीक है। भारतीय क्रांतिकारियों का संवैधानिक आंदोलन से विश्वास उठ गया, अतः संघर्ष द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति का भाव उग्र राष्ट्रवाद या उग्रवाद कहा गया। उग्र राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म की भावना, विचारधारा थी, ठीक है, कि भारतीयों की मुक्ति स्वयं के प्रयत्नों से होगी, अंग्रेजों की कृपा से नहीं। भारतीयों की मुक्ति स्वयं के प्रयत्नों से होगी, अंग्रेजों की कृपा से नहीं, ठीक है। और तिलक ने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे ले कर रहूँगा। उग्रवादियों ने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी अपनाने पर बल दिया, तो साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा पर भी बल दिया, ठीक है। उसके अलावा उग्रवादी विचारधारा के समर्थक बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवाद की पहचान हिंदुत्व की भावना से की। तिलक ने 1893 में गणपति महोत्सव, 1895 में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की, ठीक है। तिलक ने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। बाल गंगाधर तिलक ने, उग्रवादियों ने क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की नीति अपनाई और इसी क्रम में असहयोग, धरना प्रदर्शन, न्यायपूर्ण कानून के उल्लंघन की बात की। उग्रवादी प्रार्थना पत्र, स्मरण पत्र जैसे साधनों में विश्वास नहीं रखते थे, अतः ऐसा करने वाली उदारवादी राजनीति को उन्होंने राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी, ठीक है। दरअसल उग्रवादी नवीन राजनीतिक साधनों जैसे हड़ताल, बहिष्कार, प्रदर्शन आदि जन आधारित कार्यक्रमों के प्रयोग पर बल दे रहे थे। आंदोलन को प्रभावी बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा योजना के तहत सर गुरदास बनर्जी ने बंगाल राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बनाई। इसी समय पंजाब का डीएवी आंदोलन भी तेजी से फैला। तो आंदोलन को प्रभावी बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा योजना के तहत सर गुरदास बनर्जी ने बंगाल राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बनाई। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। उग्रवादियों ने ग्राम सफाई, प्रतिबंधक पुलिसकार, मेलों का आयोजन आदि कार्य किए व विभिन्न सहकारी संगठन, स्वयंसेवी संस्थाएं, गुप्त संगठन आदि स्थापित किए, ठीक है। उग्रवादियों की कुछ सीमाएं भी थीं। उग्रवादी नेताओं ने धार्मिक प्रतीकों पर बल दिया, जैसे तिलक, शिवाजी महोत्सव, गणेश महोत्सव की बात की। फलतः सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। उग्रवादियों के साथ वैचारिक संघर्ष से 1907 में सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो गया। परिणामस्वरूप राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर हुआ, ब्रिटिश सरकार को आंदोलन के दमन का अवसर मिला, है ना। और 1905 के बंगाल विभाजन की बात करते हैं। बंगाल विभाजन क्यों होता है? करजन जो होता है 1889-1905 में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का उच्चतम बिंदु था। गवर्नर करजन 1899 से 1905 तक था। इसके विभिन्न प्रशासनिक कार्यों में सर्वाधिक विवादित कार्य बंगाल विभाजन रहा। कुछ ऐसे कार्य अच्छे भी किए इसने, जो राष्ट्रवाद पर किया गया एक प्रचंड प्रहार था।
प्रहार था बंगाल विभाजन। तत्कालिक बंगाल प्रेसिडेंसी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा शामिल थे। देखिएगा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा शामिल थे। अंग्रेज़ों ने बंगाल विभाजन का मुख्य कारण प्रशासनिक असुविधा बताया। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया है, इसलिए अब इसको प्रशासनिक रूप से सही तरीके से मैनेज नहीं किया जा रहा है, तो इसको 2 भागों में कट कर देंगे तो बेहतर तरीके से हम इसको मैनेज कर पाएंगे प्रशासनिक रूप से। लेकिन उनका मेन मोटिव क्या था कि डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुस्लिम भावना को भड़काया जाए, डिवाइड किया जाए और रूल किया जाए, शासन किया जाए। लेकिन भारतीय लोग जो है कि इसका पूरे तरीके से विरोध करते हैं। कैसे? 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा होती है। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में संपन्न एक बैठक में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा होती है तथा बहिष्कार प्रस्ताव पारित होता है। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन घोषणा, बहिष्कार प्रस्ताव पारित। 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन की घोषणा प्रभावी हो गई। पूरा बंगाल पूर्वी तथा पश्चिमी बंगाल में बंट गया। पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया जिसमें राजशाही, चटगांव और ढाका आदि सम्मिलित थे तथा दूसरे भाग में पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा शामिल थे। कर्जन ने ढाका को मुस्लिम बहुल प्रांत की राजधानी बनाया। 16 अक्टूबर 1905 का दिन समूचे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। लोगों ने उपवास रखे, वंदे मातरम तथा अन्य देशभक्ति गीत गाए, एक दूसरे को राखी बांधी। डेट क्या है? 16 अक्टूबर 1905। डेट क्या है? 16 अक्टूबर 1905। 1905 में बनारस अधिवेशन में स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया और गोपाल कृष्ण गोखले जी.के. गोखले उसके क्या थे? अध्यक्ष थे, जिन्होंने क्या सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी 1905 में। 2020 उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री का क्वेश्चन था। ओके, चलिए। बंगाल विभाजन के उपरांत होने वाली विभिन्न गतिविधियां होती हैं और इन्हीं गतिविधियों वगैरह में जैसे कि वह स्वदेशी आंदोलन वगैरह, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का प्रचार समूचे देश में करने का कार्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, चिदम्बरम पिल्लई, पी आनंद चार्लू, अरविंद घोष, सैयद हैदर रजा आदि ने किया। इसी दौरान एक अंग्रेज अधिकारी वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा। ठीक है, वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहता है। ठीक है, उसने एक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का नाम बताइएगा। वैलेंटाइन सिरोल ने। लोकमान्य तिलक ने विशेषकर बम्बई और पुणे में, अजीत सिंह, लाला लाजपत राय ने पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में, सैयद हैदर राजा ने दिल्ली में तथा चिदम्बरम पिल्लई, सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चार्लू व टी.एम. नायक जैसे नेताओं ने मद्रास प्रेसिडेंसी में इसका नेतृत्व किया। इसी समय चलाए गए बहिष्कार आंदोलन के अंतर्गत न केवल विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया बल्कि स्कूलों, अदालतों, उपाधियों, सरकारी नौकरियों आदि का भी बहिष्कार किया गया। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन की बात चल रही है यहाँ पर। बंगाल की अनुशीलन समिति पहली क्रांतिकारी संस्था थी जो बारिंद्र कुमार घोष, भूपेन्द्र नाथ दत्त, अन्य स्रोतों पी मित्रा के नेतृत्व में स्थापित की गई थी। याद रखिएगा, अनुशीलन समिति बारिंद्र कुमार घोष, भूपेन्द्र नाथ दत्त, अन्य स्रोतों पी मित्रा के नेतृत्व में स्थापित की गई थी। युगांतर इस संगठन का प्रमुख पत्र था। तो युगांतर किस संगठन का प्रमुख पत्र था? अनुशीलन समिति का प्रमुख पत्र था। कौन सा युगांतर? स्थापना कौन किया? बारिंद्र कुमार घोष, भूपेन्द्र नाथ दत्त, और कई स्रोतों में पी मित्रा भी मिलता है। स्वदेशी आंदोलन के समय लोगों का आंदोलन के प्रति समर्थन एकत्र करने में स्वदेश बांधव समिति, स्वदेशी आंदोलन के समय लोगों का आंदोलन के प्रति समर्थन एकत्र करने में स्वदेश बांधव समिति, जिसकी स्थापना बारिशाल के अध्यापक अश्विनी कुमार दत्त ने की थी। स्वदेश बांधव समिति, बारिशाल के अध्यापक अश्विनी कुमार दत्त ने इसकी स्थापना की थी, की महत्वपूर्ण भूमिका रही। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट। स्वदेशी आंदोलन की उपलब्धि थी कि जनता के मध्य आत्मनिर्भरता, आत्मशक्ति का प्रसार होना, नेशनलिज्म की भावना होना। ठीक है, यूनिटी की भावना, यूनिटी होना लोगों के अंदर। बांग्ला साहित्य के लिए यह समय स्वर्ण काल जैसा था। टैगोर ने इसी समय आमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा, जिसे सड़कों पर जुलूसों में शामिल जनता गाती थी। आज की डेट में आमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का क्या है? नेशनल एंथम है। बाद में यही गीत 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। अगस्त 1906 में तो
रविन्द्रनाथ टैगोर एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा है। ठीक है, याद रखिएगा। 1906 में एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना की। किसने? प्रफुल्ल चंद्र राय ने। 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। याद रखिएगा, यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। ओके, ठीक है। कला वगैरह के क्षेत्र में अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारतीय कला पर पाश्चात्य आधिपत्य को तोड़ा तथा मुगलों, स्वदेशी पारंपरिक कलाओं व अजंता की चित्रकला से प्रेरणा लेना शुरू की। विज्ञान के क्षेत्र में जगदीश चंद्र बोस, प्रफुल्ल चंद्र राय तथा अन्य वैज्ञानिकों की सफलताओं ने आंदोलन को मजबूती प्रदान की। स्वदेशी आंदोलन के समय पहली बार महिलाओं ने घर से बाहर निकलकर आंदोलन में भागीदारी दिखाई। याद रखिएगा, पहली बार महिलाओं ने घर से बाहर निकलकर आंदोलन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। स्त्रियों के अलावा बंगाल के युवाओं ने स्वदेशी आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई। मुख्यतः यह आंदोलन किसानों व मुस्लिमों की भागीदारी से वंचित रह गया था। सांप्रदायिकता के जहर के अलावा आंदोलन के कुछ तरीकों से भी स्वदेशी आंदोलन को क्षति पहुंची, जैसे पारंपरिक रीति रिवाजों, त्योहारों तथा संस्थाओं का सहारा लिया गया जिनका चरित्र धार्मिक था। इसी कारण बंगाल के बहुसंख्यक मुसलमान स्वदेशी आंदोलन में शरीक नहीं हुए थे। ओके, स्वदेशी आंदोलन में ये रीजन थे, शरीक नहीं हुए थे। मुस्लिम लीग की स्थापना की बात हो जाती है। फूट डालो और राज करो, जो बताया कि डिवाइड एंड रूल, डिवाइड करने का प्रयास किए, फूट डाले और राज करना शुरू करने की मतलब ये नीति अपनाए कि नीति के तहत उच्च वर्गीय मुसलमानों को कांग्रेस से पृथक एक संगठन स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। 1906 में शिमला में तत्कालिक वायसराय मिंटो ने मुसलमानों का एक प्रतिनिधिमंडल आगा खां के नेतृत्व में मिला। प्रतिनिधिमंडल ने सरकार के प्रति वफादारी प्रस्तुत करते हुए मुसलमानों के लिए विशिष्ट स्थिति प्रदान करने का आग्रह किया। वायसराय मिंटो ने आश्वासन प्राप्त करने के पश्चात पूर्वी बंगाल में मुसलमानों द्वारा बंगाल विभाजन के समर्थन में सभाओं का आयोजन किया गया। इसी क्रम में 30 नवंबर 1906 को आगा खां, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां तथा मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। 30 दिसंबर 1906 को आगा खां, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां, मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है। सलीमुल्लाह को इसका संस्थापक माना जाता है, जबकि आगा खां मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। नवाब सलीमुल्लाह खां को इसका संस्थापक माना जाता है, जबकि आगा खां मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष चुने गए। क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं सामने आपके। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या रीज़न था आपने देख लिया, उसका मेन रीज़न वगैरह सब हो गया। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1906 की अब हम बात करते हैं। 1906 में क्या होता है कि कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर उदारवादी यानी नरमपंथी एवं उग्रवादी यानी गर्मपंथी के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया। अंत में दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष चुनकर विवाद को समाप्त किया गया। तो दादा भाई नौरोजी कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, इसको आप लोग कमेंट करिएगा। ओके, थोड़ा सा सर्च करिए। कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में उग्रवादी ने स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वशासन से संबंधित 4 प्रस्ताव पारित किए। याद रखिएगा, ठीक है। स्वदेशी, स्वशासन, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, 4 चीज़ें हैं। स्वदेशी, स्वशासन, राष्ट्रीय शिक्षा, बहिष्कार आंदोलन, 4 प्रस्ताव पारित किए गए 1906 के कलकत्ता के अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। राष्ट्रीय कांग्रेस के इस अधिवेशन में ही दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग प्रस्तुत की। फिर सूरत विभाजन होता है 1907 में, उसके कुछ रीजन भी है। सूरत विभाजन के क्या रीजन है? 1907 में सूरत में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों में अध्यक्ष पद को लेकर पुनः विवाद प्रारंभ हो गया। उग्रवादी जहां सूरत अधिवेशन में लाला लाजपत राय, कुछ स्रोतों के अनुसार बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वहीं उदारवादी रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, है ना। अंततः इस अधिवेशन की अध्यक्षता उदारवादी नेता रास बिहारी घोष ने की। ठीक है, उदारवादी लोगों की बातें मानी गई, ठीक है, उग्रवादी लोगों की बातें नहीं मानी गई। तो सूरत विभाजन का दूसरा कारण बंगाल विभाजन के संबंध में था। उदारवादी स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन का प्रसार केवल बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे, वहीं उग्रवादी इस आंदोलन को व्यापक तौर पर भारत के अन्य हिस्सों में फैलाना चाहते थे। ठीक है। तीसरा कारण था भारत में 1905 में आए प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत समारोह को लेकर था। उग्रवादियों ने इसका विरोध किया था।
है ना। 1905 में प्रिंस ऑफ वेल्स आए थे तो उनका स्वागत हुआ था, उग्रवादियों ने इसका विरोध किया था। एक अन्य कारण अधिवेशन के स्थान को लेकर भी था, जहां उग्रवादी चाहते थे कि 1907 का वार्षिक अधिवेशन नागपुर में हो, नागपुर संतरे के शहर में हो। वहीं उदारवादी चाहते थे कि 1907 का अधिवेशन सूरत में हो। तो कई रीजन आपके सामने दिख गए कि ये रीजन थे, विभाजन के ये रीजन थे, ठीक है। इन विवादों के परिणामस्वरूप दोनों दलों के मतभेद उभर कर सामने आए और अंततः सूरत में कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ। अप्रैल 1908 में अहमदाबाद में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस हेतु एक नवीन संविधान और नियमावली तैयार की गई। इस नवीन संविधान को 1908 में मद्रास अधिवेशन में अनुमोदित किया गया, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में होता है। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मैरी के स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इस समय भारत का गवर्नर वायसराय हार्डिंग था 1911 में। इस आयोजन में 1905 में हुए बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया। कलकत्ता की जगह भारत को दिल्ली की राजधानी घोषित किया गया। 1911 12 दिसंबर 1911 को आए थे, घोषित किया गया, लेकिन जारी हो गई 1912 से पूरी तरीके से दिल्ली राजधानी हो गई। बंगाल विभाजन को रद्द करने के उपरांत उड़ीसा और बिहार को, यहाँ पर बंगाल विभाजन को रद्द करने के उपरांत उड़ीसा और बिहार को बंगाल से पृथक कर दिया गया। असम में सिलहट को मिलाकर एक पृथक प्रांत के रूप में गठन किया गया। ये सब चीज़ें दिल्ली दरबार के समय हुई। ओके, दिल्ली दरबार कितनी बार आयोजित हुआ? दिल्ली दरबार देखिए, प्रथम दिल्ली दरबार लिटन के कार्यकाल में 1877 में प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इसमें इंग्लैंड की महारानी थी विक्टोरिया थी को भारत की साम्राज्ञी घोषित करने के साथ ही उन्हें कैसरे हिंद की उपाधि दी गई। इसी समय दक्षिण भारत में भयंकर अकाल पड़ा, जिसमें हजारों व्यक्तियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। वहीं दूसरी ओर लॉर्ड लिटन द्वारा इस दरबार को आयोजित करने में बेशुमार धन की बर्बादी की गई, है ना। लिटन द्वारा इस दरबार को आयोजित करने में बेशुमार धन की बर्बादी की गई। प्रथम दिल्ली दरबार महारानी विक्टोरिया आई थी, भारत की साम्राज्ञी घोषित हुई। 1877 में कैसरे हिंद की उपाधि दी गई, ठीक है। उसी समय दक्षिण भारत में बहुत अकाल पड़ा था, लेकिन ये लोग जो कि पार्टी करने में लगे थे। दूसरा दिल्ली दरबार करजन के कार्यकाल में 1903 में दिल्ली दरबार आयोजन किया गया। इस आयोजन पर पहले से कहीं अधिक भारतीय धन की बर्बादी हुई। इसके अंतर्गत इंग्लैंड के सम्राट एडवर्ड सप्तम की ताजपोशी की गई। पहले विक्टोरिया आई, फिर एडवर्ड सप्तम आते हैं, विक्टोरिया आती हैं, फिर एडवर्ड सप्तम आते हैं 1903 में। फिर तीसरा दिल्ली दरबार होता हार्डिंग के समय में, ये 1911 में तीसरा होता है। इस अवसर पर इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम तथा महारानी मैरी का स्वागत हुआ। ये 3 दिल्ली दरबार हैं, याद रखिएगा कौन कौन आया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसी समय क्रांतिकारियों द्वारा दिल्ली षड्यंत्र केस रचा गया। वायसराय हार्डिंग जिस समय अपने परिवार के साथ समारोह में भाग लेने के लिए दिल्ली में प्रवेश कर रहा था, उसी समय चांदनी चौक में उनके जुलूस पर बम फेंका गया। आपने पिक्चर देखा होगा, देखा नहीं होगा तो देख लीजिएगा। शहीद मूवी है, अच्छी मूवी है, जिसमें हार्डिंग घायल हो गए। इस कार को रास बिहारी बोस एवं सचिन सान्याल के नेतृत्व में बसंत बिश्वास, अमीर चंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद ने अंजाम दिया था। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि दिल्ली षड्यंत्र केस में कौन कौन लोग सम्मिलित नहीं थे। हार्डिंग घायल हो गए। इस कार को रास बिहारी बोस, सचिन सान्याल, तो रास बिहारी बोस, सचिन सान्याल, ठीक है। रास बिहारी बोस, सचिन सान्याल, रास आगे ट्रिक है। अब रास बिहारी बोस, सचिन सान्याल के नेतृत्व में बसंत बिश्वास, अमीर चंद, अवध बिहारी, अ से अमीर चंद, अ से अवध बिहारी, ब से बाल मुकुंद, ब से बसंत बिहार, मतलब कि रास अब याद रखिएगा ये लोग थे, ने अंजाम दिया। बाद में इन चारों पर दिल्ली षड्यंत्र केस चलाया गया। इसी केस के तहत इनको फांसी दे दी गई, ठीक है। आपके लिए फांसी दी गई है, आप लोग बैठ के पढ़ रहे हैं, कहीं सो के पढ़ रहे हैं, जैसे भी आप लोगों के लिए ये लोग फांसी पर चढ़ गए, हमारे लिए, आपके लिए फांसी पर चढ़ गए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियाँ
यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है 1914 में। प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय क्रांतिकारियों में विदेशों में रह रहे क्रांतिकारियों में एक नई ऊर्जा का संचार किया। भारत में क्रांतिकारी आतंकवादियों ने प्रथम विश्व युद्ध को एक शुभ संकेत मानते हुए भारत को ब्रिटिश मुक्त कराने के उद्देश्य से ब्रिटेन के शत्रु जर्मनी व तुर्की से आर्थिक व सैन्य सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया। अब जैसे युद्ध हो गया ब्रिटेन वगैरह में चल रहा है, तो अब इधर भी फ़ायदा ले ही लिया जाए, वही बात है। बर्लिन जर्मनी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। 2020 बिहार पीसीएस में यहीं से क्वेश्चन। बर्लिन जर्मनी इस समय भारतीय क्रांतिकारियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने 1909 के बाद बर्लिन से ही अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखा। प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने के बाद लाला हरदयाल ने अपने साथियों के सहयोग से बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन किया। बर्लिन वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय 1909 के बाद बर्लिन से ही अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखा। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने के बाद लाला हरदयाल ने अपने साथियों के सहयोग से बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन किया, जिसका उद्देश्य विदेशों में रह रहे भारतीयों को भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करना था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही काबुल अफगानिस्तान में महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में 1915 में एक अस्थायी सरकार का गठन किया गया। बरकतुल्ला इसके प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। इस पार्टी के अध्यक्ष सोहन सिंह थे। इसे रूस व जर्मनी ने मान्यता भी दी थी। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर क्या है, रूस व जर्मनी ने मान्यता भी दी महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में। ठीक है। अस्थायी सरकार का गठन किया गया। बरकतुल्ला इसके प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। इस पार्टी के अध्यक्ष सोहन सिंह थे। इसे रूस व जर्मनी ने मान्यता भी दी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब गदर करते हैं। गदर 1913 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई। शायद 2015 में यहाँ से यूपीएससी या यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। उस वक्त हम ग्रेजुएशन में थे, उस वक्त हमारा बीटेक चल रहा था। बीटेक जो भी ईयर रहा हो, उस वक्त वहाँ पर हमने ये क्वेश्चन देखा था। शायद कोई पेपर देने गया था तो हमने देखा था क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन था। हमें अभी को याद आ रहा, यही था। 1 नवंबर 1913 अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई। इस पार्टी के अन्य प्रमुख नेता थे। क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन से लोग गदर पार्टी से या गदर आंदोलन से संबंधित नहीं थे। तो रामचंद्र थे, बरकतुल्ला थे, रामदास पुरी थे, सोहन सिंह भाकना थे, करतार सिंह सराभा थे, भाई परमानंद थे, भागवान सिंह थे आदि थे। गदर साप्ताहिक पत्रिका थी इस पार्टी की। गदर साप्ताहिक पत्रिका इस पार्टी की मुख्य पत्रिका थी। 1 नवंबर 1913 को पत्रिका का पहला अंक उर्दू में प्रकाशित हुआ था। याद रखिएगा, पहला अंक उर्दू में प्रकाशित हुआ था 1 नवंबर 1913 को, तथा आगे चलकर इसे अन्य भाषाओं में भी प्रकाशित किया गया। ओके। इसके कार्यकर्ताओं ने मुख्यतः पंजाब के किसान एवं भूतपूर्व सैनिक थे, जो रोजगार की तलाश में कनाडा एवं अमेरिका के विभिन्न भागों में बसे हुए थे। गदर पार्टी अन्य संस्थाओं से भिन्न थी क्योंकि इसने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध तकनीक का प्रयोग किया, है ना। गुरिल्ला युद्ध तकनीक का प्रयोग किया। ठीक है, किसने? गदर पार्टी ने। याद रखिएगा। का माता गारू प्रकरण, का माता गारू बहुत पूछा जाता था, अब नहीं पूछा जा रहा। का माता गारू प्रकरण क्या था? 1914 घटना है, ध्यान से सुनिएगा। का माता गारू एक जहाज है। का माता गारू प्रकरण कनाडा में भारतीयों के प्रवेश से संबंधित था। कनाडा सरकार ने ऐसे भारतीयों का अपने यहाँ प्रवेश वर्जित कर दिया था जो सीधे भारत से नहीं आए थे। ऐसे लोगों का कनाडा में प्रवेश वर्जित था जो लोग सीधे भारत से नहीं आए थे। भारतीय मूल के व्यापारी थे गुरदत्त सिंह ने कामाटागारू नामक एक जापानी जहाज को किराए पर लिया। भारतीय मूल के व्यापारी गुरदत्त सिंह ने कामाटागारू नाम की एक जापानी जहाज को किराए पर लेकर दक्षिण पूर्व एशिया के करीब 376 यात्रियों को बैठाकर दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण यानी साउथ, ईस्ट यानी पूर्व एशिया, ठीक है, सिंगापुर वगैरह इधर से यात्रियों को बैठाकर वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया। वैंकूवर कनाडा में एक शहर है कि ताकि ये लोग वहाँ जाकर स्वतंत्र व सुखमय जीवन व्यतीत करें तथा बाद में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बन सकें, इसलिए। ठीक है, याद हो गया। कामाटागारू जहाज के वैंकूवर पहुंचने से पूर्व ही कनाडा सरकार ने पुनः प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। वैंकूवर तट पर पुलिस की घेराबंदी होने से यात्री जहाज से नीचे नहीं उतर सके। यात्री जहाज से नीचे उतर नहीं सके। कनाडा में यात्रियों के अधिकारियों की लड़ाई लड़ने हेतु हुसैन रहीम, बलवंत सिंह, सोहनलाल पाठक की अगुवाई में शोर कमेटी, तटी कमेटी का गठन हुआ, जिन्होंने चंद्रा एकत्र कर यात्रियों के लिए कानूनी लड़ाई की योजना बनाई। कौन कौन लोग थे?
हुसैन रहीम, बलवंत सिंह, सोहनलाल पाठक की अगुवाई में शोर कमेटी, हुसैन रहीम, बलवंत सिंह, सोहनलाल पाठक की अगुवाई में, ठीक है, याद रखिएगा। या फिर हमारा ही नहीं, हुसैन रहीम, बलवंत सिंह, सोहनलाल पाठक की अगुवाई में शोर कमेटी का गठन होता है, ओके, लड़ाई लड़ने के लिए। अमेरिका में रह रहे भारतीय भगवान सिंह, बरकतुल्ला, रामचंद्र तथा सोहन सिंह ने भी यात्रियों के समर्थन में आंदोलन चलाया। कनाडा सरकार के सख्त रवैये के कारण कामातागारू जहाज़ को वैंकूवर की जल सेना को छोड़ना पड़ा। वैंकूवर की जल सेना से छोड़ना पड़ा। अंग्रेज़ों ने जहाज़ को सीधे कलकत्ता लाने का आदेश दे दिया, सीधे कलकत्ता लाओ। कामातागारू जहाज़ के कलकत्ता पहुंचते ही कुछ यात्रियों और पुलिस के मध्य झड़पें हुई, जिसमें करीब 18 यात्री मार दिए गए, शेष यात्रियों को जेल में डाल दिया गया। इस आंदोलन के ज़्यादातर नेता व कार्यकर्ता सिख थे। इसके बावजूद इस आंदोलन का चरित्र व स्वरूप धर्मनिरपेक्ष ही बना रहा। इस आंदोलन की महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही कि इसने क्रांतिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, कामातागारू प्रकरण आपको समझ में आ गया समझ में, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। होम रूल लीग आंदोलन। धैर्य और धीरज को बैठा लीजिए अपने आसपास दोनों साइड, मतलब धैर्य रखिए, धीरज रखिए। इतना आसान IAS PCS होता तो हर गली में IAS PCS रहते, हर गली मोहल्ले में IAS PCS रहते और लोग रोज़ चिल्लाते ये IAS कहाँ जा रहा है, ये PCS कहाँ जा रहा है, समझ रहे हो। इतना आसान नहीं है। होम रूल लीग आंदोलन 1916। होम रूल लीग आयरलैंड की तर्ज पर बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने भारत में होम रूल लीग की स्थापना की। तिलक व एनी बेसेंट द्वारा अपने कार्यक्षेत्र को बांटकर आंदोलन प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन के दौरान तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूँगा। अप्रैल 1916 में तिलक ने बेलगांव में हुए प्रांतीय सम्मेलन में होम रूल के गठन की घोषणा की तथा पूना में तिलक द्वारा होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया गया। अप्रैल 1916 में पूना में इनके द्वारा आयोजित किया गया होम रूल आंदोलन, ठीक है, पूना में, ठीक है। कार्यक्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़कर मध्य प्रांत व बरार था। याद रखिएगा इनका कार्यक्षेत्र। पूना में कर रहे हैं तो इधर साइड मैप की थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। पूना में कर रहे हैं तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत एवं बरार ये सब क्षेत्र थे, ठीक है। एनी बेसेंट द्वारा सितंबर 1916 में, तो पहले ये अप्रैल 1916 में शुरू करते हैं होम रूल, ठीक है, और सितंबर 1916 में अड्यार मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना शुरू करती हैं, मतलब आंदोलन शुरू करती हैं एनी बेसेंट। तिलक के कार्यक्षेत्र के अलावा शेष भारत में श्रीमती एनी बेसेंट कार्यरत रहीं। इस आंदोलन में उनके मुख्य सहयोगी जॉर्ज अरुंडेल, CP रामास्वामी अय्यर थे। नाम याद रखिएगा, जॉर्ज अरुंडेल, CP रामास्वामी अय्यर थे। जॉर्ज अरुंडेल, CP रामास्वामी अय्यर। एनी बेसेंट के आंदोलन का कार्यक्षेत्र काफ़ी विस्तृत था। उत्तर प्रदेश के कुछ भाग, गुजरात के ग्रामीण क्षेत्र में यह आंदोलन सक्रिय व लोकप्रिय भी रहा, जिसका मुख्य कारण यहाँ के विभिन्न लोकप्रिय नेताओं जैसे मोतीलाल नेहरू, भोला भाई देसाई, CR दास, चित्तरंजन दास, तेज बहादुर सप्रू, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, B चक्रवर्ती, J बनर्जी द्वारा एनी बेसेंट की लीग की सदस्यता ग्रहण किया जाना, ये लोग इस सम्मेलन से जुड़ गए, है ना। लीग के प्रभाव से बेसेंट को 1917 में कांग्रेस के अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया। एनी बेसेंट को पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया जो थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित थी, ठीक है। एनी बेसेंट ने अपने दैनिक पत्र न्यू इंडिया, याद रखिएगा, न्यू इंडिया एनी बेसेंट का पत्र था। दैनिक मतलब डेली आता था, तथा साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ के माध्यम से, दोनों पत्र याद रखिएगा महत्वपूर्ण है, माध्यम से स्वशासन की मांग की, जिसमें ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन को ध्यान में रखकर धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक व राजनीतिक सुधारों को अपनी रणनीति बनाया गया। ध्यातव्य है कि इस आंदोलन में बेसेंट की मुख्य पत्रिका न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ तथा तिलक जी की मराठा अंग्रेजी में थी, केसरी मराठी भाषा में थी, जिसने जन सामान्य में स्वशासन व राष्ट्रीयता विचारों का प्रसार किया, है ना। ये सब चीज़ें आपको याद हो जानी चाहिए अब, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंदोलन की उपलब्धियां क्या थीं कि तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में नरम एवं गरम दल के राष्ट्रवादियों के मध्य समझौता होने में सहायता मिली। 1916 में एसी लग गई, एसी अंबिका चरण मजूमदार
मजूमदार है, मजूमदार, हाँ मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष होते हैं। लखनऊ में अधिवेशन होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, अंबिका चरण मजूमदार होते हैं वहाँ पे अध्यक्ष, और गरम दल, नरम दल, मुस्लिम लीग तीनों एक साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है। आंदोलन ने शिक्षित वर्ग के साथ साथ जन सामान्य की महत्ता को भी प्रतिपादित किया, है ना, तथा सुधारवादियों द्वारा तय किए गए स्वतंत्रता आंदोलन की मानचित्रावली को अस्थायी तौर पर परिवर्तित कर दी। आंदोलन ने जुझारू राष्ट्रवादियों की एक नई पीढ़ी को जन्म दिया। ओके, ठीक है। 1917 में मॉन्टेग्यू घोषणापत्र, जिसमें उत्तरदायी सरकार का वादा किया गया, तथा 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म सुधार काफ़ी हद तक होमरूल लीग आंदोलन का परिणाम था। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आता है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में आता है। ओके, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आता है। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, संगठनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो इस आंदोलन ने पहली बार अखिल भारतीय आंदोलन के लिए स्थानीय कमेटियों की महत्ता को प्रतिस्थापित किया। इसके पूर्व स्वदेशी आंदोलन के दिनों में सिर्फ बंगाल में स्थानीय कमेटियां स्थापित की गई। होमरूल लीग आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की एक नई दिशा व नया आयाम प्रदान किया। होमरूल लीग आंदोलन ने, ओके, नोट में क्या लिखा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स यहाँ लिखे गए हैं कि होमरूल आंदोलन के बढ़ते प्रभाव व कांग्रेस में आई सक्रियता से ब्रिटिश सरकार ने चिंतित होकर जून 1917 में होमरूल लीग के मुख्य नेताओं एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडेल, बीपी वाडिया को गिरफ्तार कर लिया। इसके विरोध में सुब्रमण्यम अय्यर ने सर की उपाधि वापस कर दी। ये मत लिखिएगा, ये मत ध्यान में रखिएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से रुष्ट होकर उन्होंने सर की उपाधि त्याग दी। सुब्रमण्यम अय्यर ने इस होमरूल लीग के सदस्यों की गिरफ्तारी पर त्याग दिया था। ऑल इंडिया होमरूल लीग ने 1920 में अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा रख लिया था। 1920 में क्या नाम रख लिया था? होमरूल लीग। ऑल इंडिया होमरूल लीग ने अपना नाम स्वराज्य सभा रख लिया था, याद रखिएगा। लखनऊ समझौता 1916 में अंबिका चरण मजूमदार उसके अध्यक्ष होते हैं, और मुस्लिम लीग, कांग्रेस, सब तीनों लोग एक साथ आ जाते हैं, बस आगे साथ में काम करते हैं। मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस व लीग के मध्य होने वाले इस समझौते का विरोध किया था। मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस व लीग के मध्य होने वाले इस समझौते का विरोध किया था जो 1916 में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब गांधीवादी चरण की बात करेंगे। आपने बहुत कुछ देख लिया। अब हम 1919 से 1947 में चलेंगे, और लगभग 46 मिनट आप लोग पढ़ चुके हैं। गांधीवादी चरण की बात करें, 1919 से 1947 के काल को भारतीय स्वतंत्रता के काल का तृतीय चरण या गांधीवादी युग के नाम से जाना जाता है। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम चरण था। स्वतंत्रता संग्राम के पहले 2 चरणों में नरमपंथी व गर्मपंथी दलों के नेताओं के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन चलाया गया। वहीं तीसरे चरण में महात्मा गांधी स्वतंत्रता आंदोलन के केंद्र बिंदु रहे। इस युग के राष्ट्रीय आंदोलन ने जन संघर्ष का रूप धारण कर लिया। राष्ट्रवादियों, क्रांतिकारियों, सैनिकों, किसानों, मजदूरों, सामान्य जन सभी ने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस काल में कांग्रेस ने पहले तो ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग और फिर अहिंसात्मक संघर्ष की नीति अपनाई, जिसके 3 निरंतर प्रगतिशील चरण असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन थे। सब पता है आपको, बस थोड़ा सा एक भूमिका बनाई जा रही। इस चरण में हिंदू मुस्लिम मतभेद अपने चरम पर पहुंच गए। परिणाम था 1940 में जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान की मांग की। 1942 में करो या मरो के नारे के साथ अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। अंततः भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की विजय हुई और 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हो गया। ठीक है, गांधी जी का सामान्य परिचय सब लोग जानते ही हैं, नहीं जानते बताते हैं। 2 अक्टूबर 1869 में पैदा हुए गुजरात में एक संपन्न परिवार पोरबंदर नामक स्थान पर जन्मे। अपनी वकालत की पढ़ाई इंग्लैंड से पूरी करने के बाद गांधी जी 1892 से 1893 में दक्षिण अफ्रीका में व्यापार करने वाले एक भारतीय मुसलमान व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए डरबन दक्षिण अफ्रीका चले गए। भारतीय मुसलमान व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए डरबन दक्षिण अफ्रीका चले गए। ठीक है, वहाँ चले गए। फिर इस दौरान उन्हें दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के प्रति रंगभेद नीति को स्पष्ट रूप से महसूस किया। देखा, वहाँ प्रत्येक भारतीय को पंजीकरण प्रमाण पत्र लेना पड़ता था, और यह प्रमाण पत्र हर समय साथ में रखना पड़ता था कि हाँ हम भारतीय हैं। ठीक है, गांधी जी ने इस संबंध में एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट का विरोध किया। गांधी जी को चाहे कुछ भी कहिए, विरोध करने की भी ताकत होनी चाहिए आपके अंदर।
ठीक है, वहाँ पे जाके किसी विदेश में, दूसरे देश में जाकर आपने अगर मूवी एक है गांधी, मूवी है गांधी 1982 में मूवी बनी है, इस 1982 या 84 में मूवी बनी है, और इस मूवी को आपने देखा नहीं होगा तो देखिएगा, यूट्यूब पे पड़ी हुई है, पूरी तरीके से इंग्लिश में बनी थी ये मूवी, हिंदी में भी आपको मिल जाएगी। इस मूवी को देखिएगा, पूरे तरीके से आंदोलन समझ में आएगा, गांधीवादी चरण समझ में आएगा, और उस मूवी में सही चीज़ें दिखाई गई। सबसे अच्छी बात है कि उसमें सेम टू सेम मतलब जो किताबों में आप पढ़ेंगे वो चीज़ें उसमें दिखाई गई हैं। ओके, तो उसको देखने का प्रयास करिएगा, पिक्चर देखा करिए, ठीक है, और वैसी पिक्चरें दिखा करिए, जैसे पानीपत देख लीजिए, बाजीराव मस्तानी देख लीजिए, थोड़ा सा उसमें तो हो जाती है चीज़ें, वैसे चेंज हो जाती है, लेकिन गांधी में बेहतर तरीके से। शहीद मूवी देखिए, ये सब जो है कि ऐतिहासिक पिक्चरें हैं, इनको देखना चाहिए, मूवीज़ हैं। हाँ, विदित है कि डरबन से प्रिटोरिया जाते समय गांधी जी को अपमानित किया गया और यहीं से उन्हें भारतीयों के नेतृत्व की प्रेरणा मिली। डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, पिट्समारिट्सबर्ग ऐसे करके एक स्टेशन था, वहाँ से इनको बाहर फेंक दिया गया। बाहर फेंक दिया जाता है कि तुम एकदम बढ़िया क्लास में बैठे हो, तुम्हारे लिए अलग जगह है, लेकिन ये कहते हैं मेरे पास टिकट है। उस पिक्चर में देखिए बेहतर दिखाया गया। 1894 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और रंगभेद की नीति के विरुद्ध आंदोलन भी शुरू किए। अपने सहयोगी जर्मन शिल्पकार कालेनबाग की मदद से टालस्टॉय फार्म की स्थापना करते हैं। वहां रहकर उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन अखबार का प्रकाशन किया। याद रखिए, दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन अखबार का प्रकाशन किया था महात्मा गांधी जी ने। 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। उनके प्रयासों और आंदोलन के कारण दक्षिण अफ्रीकी सरकार द्वारा सन 1914 में अधिकांश रंगभेद कानून को रद्द कर दिया गया। 1909 में पश्चिमी मूल्यों की आलोचना करते हुए हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी, जिसमें सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की सलाह दी गई। हिंद स्वराज, इंडियन ओपिनियन, ये सब महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। गांधी जी का भारत आगमन 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं। 9 जनवरी को प्रतिवर्ष नहीं, 2 वर्षों में एक बार प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, मतलब आयोजन किया जाता है, होता तो हर साल है। जनवरी 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे। यहाँ गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों से सर्वाधिक प्रभावित हुए और कालांतर में गोखले को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु मान लिया। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी जिस समय भारत है उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। गांधी जी ने अंग्रेजों का समर्थन किया तथा भारतीयों को सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके लिए उन्हें कुछ लोग सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट भी कहने लगे थे, है ना। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के समर्थन करने के कारण ब्रिटिश सरकार ने 1915 में गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि प्रदान की, इसी कारण, समर्थन देने के कारण। ठीक है, भारत आने पर गांधी जी ने साबरमती नदी किनारे सत्याग्रह आश्रम में साबरमती आश्रम की स्थापना की। इसका उद्देश्य रचनात्मक कार्यों को प्रोत्साहन देना था। गांधी जी का भारतीय राजनीति में एक प्रभावशाली नेता के रूप में उदय बिहार के चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद के श्रमिक विवाद आंदोलन तथा गुजरात के खेड़ा कृषक आंदोलन का सफलतापूर्वक नेतृत्व करने के पश्चात हुआ, है ना। अब आगे हम चीज़ें देखेंगे। चीज़ें यहाँ तक आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। तेज़ी से चल रहे हैं, 52 मिनट अभी हुए हैं। चलिए चलते हैं आराम से। भारत में गांधी जी के प्रारंभिक सत्याग्रह, सबसे पहला चंपारण सत्याग्रह 1917। बिहार के चंपारण में 2 जिले हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में किया। चंपारण में सत्याग्रह प्रारंभ करने के 2 प्रमुख कारण थे। चंपारण में नील बागान के मालिकों द्वारा तकावी ऋण और 3 कटिया व्यवस्था कृषकों को अपनी ज़मीन के 3/20वें भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था, कि नील की खेती करना ही पड़ेगा भैया, खेती करो नील की भी करो, इतने भाग पर 3/20वें भाग पर, के कारण किसानों की स्थिति बहुत दयनीय थी। ठीक है, किसके कारण? तकावी ऋण 3 कटिया व्यवस्था के कारण बहुत दयनीय स्थिति थी। 19वीं सदी के अंत में जर्मनी में रासायनिक रंगों डाई का विकास हो गया था, जिससे भारतीय कृषकों द्वारा उगाए गए नील की मांग ठप हो चुकी थी। परिणामतः चंपारण के बागान मालिक नील की खेती बंद करने को विवश हो गए। यूरोपीय बागान मालिकों ने इस स्थिति का फायदा उठाया तथा लगान व गैर कानूनी अबवाब की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दी। 1917 में चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने इस अवस्थिति से गांधी जी को अवगत कराया, और राजकुमार शुक्ल जब आए थे तो ये कानपुर में जाकर मिले थे। गणेश शंकर विद्यार्थी थे, गणेश शंकर विद्यार्थी ने
भेजा था इनको गांधी जी के पास। 1916 के अधिवेशन जब हुआ था लखनऊ में, शायद ये जाकर मिले थे उनसे। गांधी जी चंपारण पहुंचकर कृषकों की समस्याओं से अवगत हुए तथा सरकार को, ये जो राजकुमार शुक्ल मिलते हैं उनसे, और जब गांधी जी चंपारण जाते हैं तो इस चीज़ को इतना बेहतर तरीके से दिखाया गया उस मूवी में कि आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। गांधी जी चंपारण पहुंचकर कृषकों की समस्याओं से अवगत हुए तथा सरकार को इस समस्या का हल करने के लिए कहा। सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एक आयोग गठित किया और गांधी जी को भी इसका सदस्य बनाया गया। गांधी जी आयोग को समझाने में सफल रहे कि 3 कटिया पद्धति खत्म होनी चाहिए। गांधी जी के प्रयास से ही किसानों को अंग्रेज नील बागान मालिकों से मुक्ति मिली। चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को पहली बार महात्मा कहा था। किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा था जब चंपारण सत्याग्रह सफल हो गया। चंपारण सत्याग्रह में ब्रज किशोर, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारिख, जेबी कृपलानी आदि उनके सहयोगी थे। याद रखिए ये लोग वहाँ पर थे। ब्रज किशोर, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारिख, जेबी कृपलानी आदि उनके सहयोगी थे। 2017 में चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ओके, कोमातागारू प्रकरण जो हुआ था कनाडा सरकार के द्वारा, अभी हाल ही में इसके भी 100 वर्ष पूरे हुए। कोमातागारू जो घटना हुई थी उसके भी 100 वर्ष पूरे हुए थे। तो कनाडा की सरकार, जस्टिन ट्रूडेउ है ना, वो उन्होंने सॉरी भी बोला था इस मामले पर। लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड को अभी 2019 में 100 वर्ष होते हैं, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस पर माफ़ी नहीं मांगी है, आज भी नहीं सुधर रहे हैं। अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन होता है। पहला चंपारण आंदोलन, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह पहला होता है। दूसरा अब यहाँ पर होता है आपका अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन। प्रथम भूख हड़ताल, पहली बार भूख हड़ताल होती है 1918 में। पहले चंपारण होता है, फिर होता है यहाँ पर अहमदाबाद मिल मजदूरों का आक्रमण, और फिर खेड़ा। तो इसको केक कर लीजिए CA, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, ठीक है। तो अहमदाबाद में यह आंदोलन मिल मालिकों एवं मजदूरों के बीच प्लेग बोनस को लेकर हुआ था। क्यों हुआ था? मिल मालिकों मजदूरों के बीच प्लेग बोनस को लेकर। कहाँ पर? अहमदाबाद में। वस्तुतः प्लेग का प्रकोप खत्म होने के बाद मिल मालिक ने इसे समाप्त करना चाहते थे, जबकि प्रथम विश्व युद्ध के कारण बढ़ी महंगाई के चलते मजदूर इसे बरकरार रखना चाहते थे। तथ्यों की गहराई से जांच करने के बाद गांधी जी ने 35% बोनस की मांग की। मिल मालिकों ने 20% बोनस देने की घोषणा की और यह भी कहा कि जो इसे स्वीकार नहीं करेगा उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। गांधी जी इससे क्षुब्ध हुए तथा उन्होंने मजदूरों को हड़ताल पर जाने को कहा तथा सारे मामले को न्यायाधिकरण को सौंप दिया। न्यायाधिकरण ने भी 35% बोनस देने को कहा, है ना, बोनस देने को कहा 35। इस पूरे आंदोलन में अम्बालाल साराभाई की बहन अनुसुईया बेन गांधी जी की मुख्य सहयोगी रहीं। अम्बालाल साराभाई की बहन अनुसुईया बेन गांधी जी की मुख्य सहयोगी रहीं। याद रखिएगा ये चीज़ें। अब आगे बढ़ते हैं। खेड़ा, प्रथम असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1918 में होता है। ये भी 1918 में होता है, लेकिन अहमदाबाद के बाद। खेड़ा में फसल बर्बाद होने के बावजूद भी सरकार द्वारा मालगुजारी वसूल की जा रही थी। किसानों द्वारा इसका विरोध किया गया तथा मालगुजारी माफ़ करने की मांग की गई। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों विट्ठल भाई पटेल और गांधी जी ने पूरे मामले की पड़ताल के बाद यह संघर्ष निकाला कि किसानों की मांग जायज़ है। वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक आदि नेता भी गांधी जी के साथ रहे। इस आंदोलन में गुजरात सभा ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस वर्ष इसके अध्यक्ष गांधी जी थे। गुजरात सभा ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस वर्ष इसके अध्यक्ष गांधी जी से। इस बीच सरकार द्वारा गुप्त निर्देश जारी किया गया कि लगान उन्हीं से वसूल किया जाए जो देने की स्थिति में है। इसकी जानकारी मिलते ही गांधी जी ने आंदोलन समाप्त कर दिया। ठीक है, इस बीच सरकार द्वारा गुप्त निर्देश जारी किया गया कि लगान उन्हीं से वसूल किया जाए जो देने की स्थिति में है। इसकी जानकारी मिलते ही गांधी जी ने आंदोलन समाप्त कर दिया। तो चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह खत्म हो गया। रॉलेट एक्ट के बारे में बात करते हैं। रॉलेट एक्ट 1919 में भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया। इस अधिनियम में व्यवस्था थी कि मजिस्ट्रेट संदेह के आधार पर ही किसी व्यक्ति को अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल सकता है। मजिस्ट्रेट संदेह होगा उनको हुआ और उन व्यक्ति को अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल देगा। इसे बिना वकील, बिना दलील तथा बिना अपील का कानून कहा जाता है। इसे काले कानून की भी संज्ञा दी जाती है ना। गांधी जी ने इस एक्ट का विरोध किया तथा 6 अप्रैल को जनता से देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया। अंग्रेजों के विरोध हेतु सत्याग्रह सभा की भी स्थापना की गई। गांधी जी का योगदान तो था,
चाहे कोई माने या ना माने, चाहे उनको लोग बापू माने या ना माने, ठीक है। कोई भी व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो इंग्लैंड में जाके पढ़ाई कर सकता है, आज नहीं, आज से 100 साल 150 साल पहले इंग्लैंड में जाकर पढ़ाई कर सकता है, वह भारत आकर आंदोलन क्यों करेगा? एक आम आदमी के लिए, आम लोगों के लिए, बाकी लोगों के लिए क्यों करेगा? वो भी विलासितापूर्वक जीवन जी सकता है, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे हैं, ऐसे बाहर थे, आए अपना वहाँ पे पढ़ने गए हैं, तो भैया ऐसे आलतू फालतू आदमी तो थे नहीं, है ना। आकर आंदोलन कर रहे हैं, चंपारण जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अहमदाबाद जा रहे हैं, खेड़ा जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ विरोध भी कर रहे हैं। लॉरेट एक्ट 1919 में होता है, उसका विरोध करते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है। 9 अप्रैल को पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। बस संदेह के आधार पर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया, याद रखिएगा। 13 अप्रैल इनकी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन हुआ। जलियांवाला बाग नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जल्ली नामक एक व्यक्ति की वो संपत्ति थी। जनरल डायर ने इसे अपने आदेश की अवहेलना समझा तथा सभा स्थल पहुंचकर निहत्थी जनता पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। आंकड़े के अनुसार मरने वालों की संख्या 379 थी, लेकिन वास्तव में 1500 से ऊपर। गांधी मूवी में 1500 से ऊपर लोगों को बताया गया। गांधी जी को लगा कि कहीं पूरा देश हिंसा की चपेट में ना आ जाए, अतः उन्होंने 18 अप्रैल को आंदोलन वापसी की घोषणा की। इस नरसंहार के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइट की उपाधि वापस कर दी। दीनबंधु एफ एंड्रूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्या कहा था। शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य पद से त्यागपत्र दे दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स यहाँ चल रहे हैं। शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया। इस हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्ति की। समिति के अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, तैयब जयकर थे, MR जयकर थे, ठीक है, MR जयकर थे। मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में कांग्रेस ने एक जांच समिति बनाते हैं। समिति के अन्य सदस्य थे मोतीलाल नेहरू, गांधी जी, CR दास, तैयब जी और MR जयकर। कांग्रेस की जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में जनरल डायर की निंदा की तथा उसके निर्णय को विवेकहीन एवं भावावेश में उठाया गया कदम बताया। ब्रिटिश सरकार ने इस हत्याकांड की जाँच के लिए हंटर आयोग गठित किया, जिसमें 3 भारतीय सदस्य चीमन लाल सीतड़वाल, सुल्तान अहमद, जगत नारायण थे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये 3 नाम हैं। चीमन लाल सीतड़वाल, सुल्तान अहमद और जगत नारायण थे। हंटर आयोग का गठन करती है ब्रिटिश सरकार। हंटर आयोग ने रिपोर्ट में लिखा, अमृतसर की तत्कालीन परिस्थितियों में मार्शल लॉ लागू और बढ़ती भीड़ को हंटर आयोग की रिपोर्ट में लिखा कि अमृतसर की तत्कालीन परिस्थितियों में मार्शल लॉ लागू और बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने हेतु गोली चलाना आवश्यक हो गया था। लेकिन डायर ने अपने कर्तव्य को गलत समझा और तर्कसंगत आवश्यकता से अधिक बल का प्रयोग किया। फिर भी उसने ईमानदारी से जो उचित समझा वही किया। ये हंटर आयोग की रिपोर्ट कह रही है, ठीक है। और 1940 में इन्हीं जनरल डायर को जाकर उधम सिंह ने उनके घर में घुस के उनको गोली मारी थी 1940 में, और बहुत ही बेहतर काम किया था। और उधम सिंह जी के नाम पर उधम सिंह नगर ज़िला है, उत्तराखंड का एक ज़िला है जो उत्तर प्रदेश से बॉर्डर साझा करता है, उसका नाम है उधम सिंह नगर ज़िला, ठीक है। इन्हीं के नाम पर हत्याकांड के दोषी लोगों को बचाने के लिए सरकार ने हंटर आयोग की रिपोर्ट आने से पहले इंडेमिटी बिल पास कर दिया। सजा के तौर पर डायर को नौकरी से बर्खास्त किया गया। ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में डायर की प्रशंसा में भाषण दिए गए तथा सम्मान में तलवार और 2600 पाउंड की धनराशि दी गई। देख लीजिए, साफ साफ इतिहास में लिखा है। तो ऐसे थे अंग्रेज, ठीक है, आपके सामने है चीज़ें। और अब हम बढ़ेंगे खिलाफत आंदोलन की तरफ। खिलाफत आंदोलन के भी कई रीजन थे, उसको पढ़ेंगे। अब बहुत कुछ नहीं बचा हुआ है, अच्छी चीज़ें आप कवर कर चुके हैं। अब कुछ खास चीज़ें बची हुई हैं, अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और जल्दी खिलाफत आंदोलन अब आगे बात करते हैं। विश्व में भारत के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को इस्लामी साम्राज्य का खलीफा मानते थे। तुर्की
जिसका नाम आज की डेट में तुर्की हो गया। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद मित्र राष्ट्रों ने तुर्की के साथ सेवर्स की संधि के तहत तुर्की का विभाजन कर दिया, खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। मित्र राष्ट्रों के रवैये से भारतीय मुसलमान सहित विश्व के सभी मुस्लिमों में रोष की लहर दौड़ उठी। भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा एवं खलीफा के पद को बनाए रखने हेतु आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक है, ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा एवं खलीफा के पद को बनाए रखने हेतु आंदोलन शुरू कर दिया। वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तब उसमें ये सब चीज़ें आपको और क्लियर होंगी। अभी इतना ही जानिए। 1919 में अली बंधुओं मोहम्मद अली और शौकत अली, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अली ब्रदर्स कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली। मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खां एवं हजरत मोहानी के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का नेतृत्व किया गया 1919 में। नवंबर 1919 में दिल्ली में खिलाफत कमेटी का अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी द्वारा की गई। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने का सुनहरा अवसर माना और जून 1920 में खिलाफत कमेटी के इलाहाबाद सम्मेलन में गांधी जी को ब्रिटेन के खिलाफ असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया तथा आंदोलन के नेतृत्वकर्ता के रूप में गांधी जी को चुना गया। 1924 में यह आंदोलन उस समय समाप्त हो गया जब तुर्की के कमाल पाशा के नेतृत्व में बड़ी सरकार ने खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। 1924 में यह आंदोलन उस समय समाप्त हो गया जब तुर्की के कमाल पाशा के नेतृत्व में बनी सरकार ने खलीफा के पद को ही समाप्त कर दिया। ठीक है, कपड़ा जलाना वगैरह जो था इसमें निष्ठुर बर्बादी इसको कहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर, यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, और इस लेक्चर को बनाने में बहुत मेहनत की जाती है। अच्छी चीज़ें यहाँ पर देखिए, उसको हाईलाइट किया गया है, एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी गई हैं, फिर उसके बाद फ़ोटो लिया जाता है, बढ़िया तरीके से PDF बनाए जाते हैं, तब आपके सामने रिकॉर्ड किया जाता है, फिर अपलोड किया जाता है, तब आपको मिलता है। ठीक है, असहयोग आंदोलन 1920-21 में दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। नागपुर में असहयोग आंदोलन की पुष्टि के साथ साथ 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पहले निर्णय के अनुसार स्वशासन का लक्ष्य त्याग कर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर और आवश्यक हो तो उसके बाहर स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया। इस प्रकार कांग्रेस ने पहली बार संवैधानिक दायरे से बाहर आकर जन संघर्ष को अपनाया, पहली बार असहयोग आंदोलन में। ठीक है, हम लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे, मतलब असहयोग, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920-21। ठीक है, दूसरे निर्णय के अनुसार कांग्रेस ने रचनात्मक कार्यों की एक सूची तैयार की, जिसमें सभी वयस्क को कांग्रेस का सदस्य बनाना, जितने भी वयस्क हैं भारत में। एक अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया, भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों का पुनर्गठन, स्वदेशी वस्तुओं मुख्यतः हाथ की कताई बुनाई को प्रोत्साहन, चरखे तथा खादी का प्रयोग शुरू किया गया, यथासंभव हिंदी भाषा का प्रयोग आदि। स्वराज की प्राप्ति हेतु कांग्रेसियों ने संवैधानिक उपायों के साथ साथ सरकार को कर देने से मना करने व सीधी कार्रवाई जैसी गतिविधियों को अपनाने पर जोर दिया। विदेशी कपड़ों की सार्वजनिक होली जलाई गई, विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरने दिए गए। थोड़े ही समय में विदेशी कपड़ों का आयात घटकर आधा रह गया, है ना। ये चीज़ें पूरे देश में आचार्य नरेंद्र देव, CR दास, लाला लाजपत राय, जाकिर हुसैन, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में विभिन्न शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई। देश के कई प्रख्यात वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। मोतीलाल नेहरू इसमें, CR दास, सी राजगोपालाचारी, सैफुद्दीन किचलू, वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली, टी प्रकाशम और राजेंद्र प्रसाद प्रमुख थे। ठीक है, ये सब नाम बार बार बोले जा रहे हैं जो कहाँ कहाँ संबंधित है, थोड़ा सा गौर करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पिछली बार 2021 में PCS वगैरह में ऐसे ही पूछे गए थे। गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया। 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन संबंधित कांग्रेस की विजयवाड़ा अधिवेशन मार्च 1921 में कांग्रेस की सदस्यता का लक्ष्य 1 करोड़ रखा गया। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने धोती कुर्ता पहनना छोड़ दिया एवं लंगोटी पहनने लगे और जीवन भर अर्धनग्न फकीर की तरह रहे। कांग्रेस की विजयवाड़ा अधिवेशन मार्च 1921 में कांग्रेस की सदस्यता का लक्ष्य 1 करोड़ रखा गया। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने धोती कुर्ता पहनना छोड़ दिया एवं लंगोटी पहनकर रहने लगे और जीवन भर अर्धनग्न फकीर की तरह रहे। ओके, ठीक है, यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत के समय कांग्रेस को तिलक की मृत्यु का एक बड़ा सदमा झेलना पड़ा। तिलक जी की मृत्यु हो जाती है शुरू के समय में ही। उनकी स्मृति में असहयोग आंदोलन को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई। 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों का कांग्रेस द्वारा गांधी जी के निर्देशानुसार बहिष्कार किया गया। 1919 में जो हुआ था मार्टिन चेम्सफोर्ड रिफॉर्म,
ठीक है। और कांग्रेस ने 1920 के चुनाव में भाग नहीं लिया। 1921 में लॉर्ड रीडिंग को भारत का वायसराय बनाए जाने पर दमन चक्र और बढ़ गया। मुख्य नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया। 1921 में रीडिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। परिणामतः जगह जगह पर लाठीचार्ज, मारपीट, हत्याकांड प्रारंभ हो गए। पंजाब के गुरुद्वारों पर भ्रष्ट महंतों का कब्जा समाप्त करने के लिए सिखों द्वारा अकाली आंदोलन नामक एक अहिंसक आंदोलन चलाया गया। असम के चाय बागानों के मजदूरों ने हड़ताल कर दी। मेदिनीपुर के किसानों ने यूनियन बोर्ड को कर देने से इनकार कर दिया। उत्तरी केरल के मालाबार क्षेत्र में मोपला कहे जाने वाले मुस्लिम किसानों ने शक्तिशाली जमींदारों के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया तथा आंध्र प्रदेश में वन कानून के खिलाफ आंदोलन चलाया गया। 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ने घोषणा की कि अगर 7 दिनों के भीतर राजनीतिक बंदी रिहा नहीं किए गए और प्रेस पर से सरकार ने नियंत्रण समाप्त नहीं किया तो वे करों को अदायगी रोकने समेत सामूहिक रूप से बारदोली में एक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे। परंतु इसी समय चौरी चौरा कांड हो गया, जिसके कारण चौरी चौरा गुजरात में, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। चौरी चौरा गोरखपुर में 5 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर कांग्रेस व खिलाफत आंदोलन के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण भड़की जनता ने थाने में आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार तथा 21 हवलदारों की मृत्यु हो गई। बढ़ती हिंसक गतिविधियों को देखते हुए गांधी जी ने बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई, जिसमें चौरी चौरा कांड के कारण सामूहिक सत्याग्रह व असहयोग आंदोलन स्थगित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी को होता है। 12 फरवरी का असहयोग आंदोलन समाप्त हो जाता। 12 फरवरी 1922 को मोतीलाल नेहरू, C.R. दास, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने गांधी जी के इस कदम की आलोचना की। याद रखिएगा, इस कदम की आलोचना की कि कम से कम तो हमसे पूछ लिए होते। देश के विभिन्न भागों में मिलीजुली प्रतिक्रिया हुई। स्थिति का लाभ उठाते हुए सरकार ने बड़े कदम उठाने का निश्चय लिया। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। 18 मार्च 1922 को अहमदाबाद के सेशन जज ब्रूमफील्ड की अदालत में गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया। 1922 को अहमदाबाद के सेशन जज ब्रूमफील्ड की अदालत में गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया और 6 वर्ष की सज़ा दी गई। 5 फरवरी 1924 को बीमारी के कारण गांधी जी को समय से पूर्व ही छोड़ दिया गया। 2 साल तक जेल में डाल दिए थे। ओके, ये चौरी चौरा कांड था। आगे बढ़ते हैं। स्वराज पार्टी। असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद देश के वातावरण में एक अजीब निराशा का माहौल बन गया था। ऐसी स्थिति में मोतीलाल नेहरू और C.R. दास ने एक नई विचारधारा को जन्म दिया। स्वराज पार्टी, मोतीलाल नेहरू और C.R. दास ने एक नई विचारधारा को जन्म दिया। कांग्रेस ने विधानमंडलों के भीतर प्रवेश कर अंदर से लड़ाई का विचार प्रस्तुत किया। कांग्रेस ने विधानमंडलों के भीतर प्रवेश कर अंदर से लड़ाई का विचार प्रस्तुत किया तथा 1923 के चुनाव के माध्यम से विधानमंडल में पहुंचने की योजना बनाई। 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में बहुमत के साथ, कांग्रेस के गया अधिवेशन में बहुमत के साथ इस योजना को अस्वीकार कर दिया गया। कांग्रेस की जो मोतीलाल नेहरू और C.R. दास की योजना थी कि अंदर जाके विधानमंडलों के भीतर प्रवेश कर लड़ाई को बढ़ाया जाए, लेकिन कांग्रेस गया अधिवेशन बहुमत के साथ इस योजना को अस्वीकार कर दिया गया। C.R. दास ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया और एक नई पार्टी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी या स्वराज पार्टी की घोषणा की। इस पार्टी को बाद में स्वराज पार्टी 1923 में मार्च 1923 के नाम से जाना जाने लगा। C.R. दास इसके अध्यक्ष व मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। C.R. दास, चित्तरंजन दास, C.R. दास इसके अध्यक्ष, मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। C.R. दास इसके अध्यक्ष, मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। ठीक है। ध्यातव्य कि वे लोग जो विधान परिषदों में प्रवेश की वकालत कर रहे थे उन्हें परिवर्तन समर्थक कहा गया। जो प्रवेश की बात कर रहे थे परिवर्तन समर्थक कहा गया, जिसमें विट्ठल भाई पटेल, कस्तूरी रंगा, हकीम अजमल खां, मोतीलाल नेहरू, C.R. दास थे। जबकि जो लोग विधान परिषदों में प्रवेश के पक्षधर नहीं थे वे परिवर्तन विरोधी, अपरिवर्तनवादी कहलाए, नो चेंजर्स, जिनमें राजगोपालाचारी, आयंगर, M.A. अंसारी तथा राजेंद्र प्रसाद भी सम्मिलित थे। याद रखिएगा। उल्लेखनीय है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था। 1923 में दिल्ली में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना आज़ाद ने की।
विशेष अधिवेशन होता है, मौलाना आज़ाद करते हैं, जिसमें स्वराज पार्टी को मान्यता प्रदान कर दी गई। परिणामस्वरूप कांग्रेस पुनः विभाजन से बच गई। स्वराजियों ने 1923 के विधानमंडल चुनाव में हिस्सा लेते समय जारी किए गए अपने घोषणापत्र में यह प्रतिज्ञा की कि वे केंद्रीय विधानसभा व प्रांतीय परिषदों द्वारा सरकार के कामकाज को बाधित करने के लिए सतत सुसंगत व अविरल नीति का पालन करेंगे। 1923 के चुनाव में स्वराजियों ने हिस्सा लेकर अच्छा प्रदर्शन किया। केंद्रीय विधानमंडल के 101 निर्वाचित सीटों में से कांग्रेस ने 42 पर ही जीत हासिल की। कांग्रेस ने 101 निर्वाचित सीटों में से कांग्रेस ने सिर्फ 42 पर जीत हासिल की। प्रांतीय विधानसभाओं में स्वराज्यों को मध्य प्रांत में स्पष्ट बहुमत मिला। बंगाल में सबसे बड़े दल के रूप में उभरे तथा बंबई और उत्तर प्रदेश में संतोषजनक सफलता मिली। स्वराज्यों को मद्रास और पंजाब में सांप्रदायिकता एवं जातिवाद की लहर के कारण आशा के अनुरूप सफलता नहीं मिली। स्वराज्यों ने चुनावी विजय के बाद महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की, जिसमें मुख्य उपलब्धियां इस प्रकार थीं। उपलब्धियां महत्वपूर्ण हैं। 1919 के अधिनियम की जांच हेतु मुडिमय समिति की नियुक्ति करवाना स्वराज्यों की देन। 1919 के अधिनियम की जांच हेतु मुडिमय समिति की नियुक्ति करवाना, दमनात्मक कानूनों को समाप्त करवाने के लिए संघर्ष, श्रमिकों की स्थिति को बेहतर बनाना, मजदूर संघों की सुरक्षा आदि। स्वराज्यों ने उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाने का सुझाव दिया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधारों के खामियों को उजागर किया। 1923-24 में नगर पालिकाओं और स्थानीय निकायों में हुए चुनाव में कांग्रेस को विशेष सफलता मिली। कलकत्ता के मेयर CR दास, अहमदाबाद के मेयर विट्ठल भाई पटेल, पटना के मेयर राजेंद्र प्रसाद तथा इलाहाबाद के मेयर पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। 1925 में विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानमंडल का स्पीकर चुना गया, जो स्वराजियों की एक प्रमुख उपलब्धि थी। ये नाम याद रखिएगा। 1925 में विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानमंडल का स्पीकर यानी अध्यक्ष चुना गया, जो स्वराजियों की एक प्रमुख उपलब्धि थी। जून 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु से स्वराज दल को गहरा धक्का लगा। चित्तरंजन दास, CR दास, जो उनकी मृत्यु हो जाती है तो स्वराजियों को धक्का लगता है, जो स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। और ध्यातव्य कि चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। CR दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी के गुरु थे राजनीतिक गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते। नवंबर 1926 के चुनाव में स्वराज्यों को हार का सामना करना पड़ा। लाहौर अधिवेशन पारित प्रस्तावों और सबने अवज्ञा आंदोलन छिड़ जाने के कारण 1930 में स्वराज्यों ने विधानमंडल का दामन छोड़ दिया। इस प्रकार स्वराज पार्टी का अंत हो जाता है 1930 में। ओके, गांधी दास पैक्ट होता है 1924 में। दास पैक्ट, CR दास पैक्ट नवंबर 1924 में। गांधी जी 5 फरवरी 1924 को छूट गए थे। CR दास पैक्ट होता है। CR दास मोतीलाल नेहरू ने एक संयुक्त वक्तव्य दिया जो गांधी दास पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसकी मुख्य बातों में विधान सभाओं के भीतर स्वराज पार्टी को कांग्रेस के नाम तथा इसके अभिन्न अंग के रूप में कार्य करने का अधिकार प्रदान किया गया। स्वराज पार्टी 1924 में। ठीक है, इस एक्ट की दूसरी विशेषता यह थी कि इसमें यह कहा गया था कि असहयोग अब राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं रहेगा। इसके अतिरिक्त ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन को संगठित करने तथा चरखे व करघे का प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी गांधी जी को सौंपी गई। इस पैक्ट की प्रमुख बातों की पुष्टि 1924 के बेलगांव अधिवेशन में की गई, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ आंदोलन आगे फिर हैं। अन्य राजनीतिक दल एवं आंदोलन। इंडियन लिबरल एसोसिएशन एक सेकेंड, हाँ 1918 में कुछ उदारवादी नेताओं ने सूर्यनाथ बनर्जी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पृथक होकर इंडियन लिबरल एसोसिएशन गठन किया। इस संघ ने सरकार के साथ सहयोग की नीति अपनाई। सूर्यनाथ बनर्जी के नेतृत्व में इंडियन लिबरल एसोसिएशन। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग जानते हैं 1924 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग पुनः अस्तित्व में आई। मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना इसके स्वयंभू नेता के रूप में उभर कर आए 1924 में। हिंदू महासभा 1915 में हरिद्वार के कुंभ मेले में पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा इसकी स्थापना की गई। कासिम बाजार के महाराजा की अध्यक्षता में इसका प्रथम सम्मेलन आयोजित किया गया। दिसंबर 1924 में पंडित मदन मोहन मालवीय के अध्यक्ष बनने के उपरांत यह दल बहुत अधिक प्रभावशाली हो गया। हिंदू महासभा 1915 में। अकाली दल, इसका उद्देश्य सिख गुरुद्वारों को ब्रिटिश समर्थक एवं भ्रष्ट अनुवांशिक महंतों के चंगुल से मुक्त कराना। 1925 की गुरुद्वारा एक्ट के माध्यम से सिख समुदाय को अपने गुरुद्वारे के प्रबंध के लिए पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के चुनाव करने, विधेयक के परिणामस्वरूप गुरुद्वारों के कार्यों की देखभाल करने के लिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की स्थापना हुई। ओके, नागपुर झंडा सत्याग्रह 1923 में कांग्रेस के ध्वज प्रयोग को रोकने वाले एक स्थानीय आदेश के खिलाफ किया गया।
ठीक है, ये सब अलग संगठन भी बीच बीच में बनते रहे, चीज़ें हो गई क्लियर यहाँ। 1920 में नई शक्तियों का उदय होता है और समाजवादी और मार्क्सवादी विचारधाराओं का प्रसार होता है। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर विभिन्न समाजवादी एवं साम्यवादी संगठनों के उदय से भारत में कांग्रेस के एक खेमे पर अपना प्रभाव दिखाया। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस इनमें मुख्य थे। ये युवा राष्ट्रवादी गांधीवादी विचार तथा राजनीतिक कार्यक्रमों से असंतुष्ट थे तथा भारत की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रुग्णता को दूर करने की वकालत कर रहे थे। इन युवाओं पर रूस की क्रांति ने व्यापक प्रभाव डाला था जो 1917 में हुई थी। ताशकंद में 1920 में एम एन राय, अबनी मुखर्जी, ताशकंद में रहने वाले कुछ अन्य प्रवासी भारतीयों मोहम्मद अली और मोहम्मद शरीफ ने कार्मिंटर्न रूस का अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी संगठन के द्वितीय अधिवेशन पश्चात भारतीय साम्यवादी पार्टी CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना करते हैं। ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कौन करते हैं? 1924 में कम्युनिस्ट नेता सत्यभक्त ने उत्तर प्रदेश में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। पार्टी के निम्नलिखित उद्देश्य घोषित किए गए: पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य, एक ऐसे समाज की स्थापना करना जहां उत्पादन और धन के वितरण पर सामूहिक स्वामित्व हो। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना सत्यभक्त ने 1924 में उत्तर प्रदेश में की। बम्बई में स्थापित हुई कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में बम्बई में सिंगारवेलु चेट्टियार द्वारा विभिन्न कम्युनिस्ट समूहों को संगठित करने की स्थापना की गई। पार्टी का मुख्यालय कानपुर से बम्बई स्थानांतरित किया गया। ओके, भारत में पूर्ण स्वाधीनता की मांग सबसे पहले भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने ही की। भारत में पूर्ण स्वाधीनता की मांग सबसे पहले भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने ही की। भारत में साम्यवादी आंदोलन का इतिहास अधोलिखित चरणों में बांटा जा सकता है। तीन चरण पेशावर, कानपुर षड्यंत्र, मेरठ षड्यंत्र, 3 होते हैं। पहला पेशावर षड्यंत्र केस। यह केस मास्को से कम्युनिस्टों को भारत आने की पृष्ठभूमि पर ब्रिटिशों द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? ब्रिटिशों के द्वारा चलाया गया था। इसके तहत कुछ लोगों को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाने हेतु लाया गया था। ठीक है, यह मुकदमा 1922-23 में पेशावर षड्यंत्र के नाम से जाना गया। कानपुर षड्यंत्र केस 1924। कम्युनिस्टों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए, प्रियांशु सर का फ़ोन आ रहा है, 1 सेकंड रुकिएगा। हम लोग पढ़ रहे थे, वह अभी सर का कॉल आया था, उसके बाद हमने ऑन करना ही भूल गया और 10-12 मिनट तक ऐसे बिना ऑन के ही क्लास रिकॉर्ड होने लगी। तो हम लोग पेशावर षड्यंत्र केस के बारे में देख रहे थे। यह केस मास्को से कम्युनिस्टों के भारत आने की पृष्ठभूमि पर ब्रिटिशों द्वारा चलाया गया था। इसके तहत कुछ लोगों को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाने हेतु पेशावर लाया गया। यह मुकदमा 1922-23 में पेशावर षड्यंत्र के नाम से जाना गया। आगे कानपुर षड्यंत्र केस 1924 है। कम्युनिस्टों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चलाया गया। इन पर भारत में क्रांतिकारी संगठन की स्थापना करने का आरोप था। ऐसे डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता तथा कई अन्य साम्यवादियों को कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस में कारावास की सज़ा सुनाई गई। ओके, मेरठ षड्यंत्र केस की बात करें 1929-33 में, बहुत महत्वपूर्ण है। 1929 में सरकार ने देश भर से 32 कम्युनिस्टों को गिरफ्तार किया। इसमें आधे तो राष्ट्रवादी तथा व्यापार संघ के लोग थे। इन कम्युनिस्टों ने इस बात की घोषणा की थी कि वे क्रांतिकारी और ब्रिटिश साम्राज्यवाद को समाप्त करना चाहते हैं। इसलिए गिरफ्तार किया गया था कि ये लोग क्रांतिकारी हैं और ब्रिटिश साम्राज्यवाद को समाप्त करना चाहते हैं। कांग्रेस कार्यकारिणी ने इनके मुकदमे के लिए केंद्रीय सुरक्षा समिति का गठन किया। जेल में इनसे मिलने गए कांग्रेसियों ने साम्यवादियों के विरुद्ध सरकार द्वारा लाए गए सार्वजनिक सुरक्षा पब्लिक सेफ्टी बिल को केंद्रीय विधानसभा में पारित नहीं होने दिया। मेरठ षड्यंत्र केस की समस्त संसार में चर्चा हुई थी और अभियुक्तों के यहाँ पर कहाँ गए? अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लास्की एवं रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियाँ की थीं। ठीक है, तो ये 3 षड्यंत्र केस महत्वपूर्ण है: मेरठ षड्यंत्र केस, कानपुर षड्यंत्र केस, पेशावर षड्यंत्र केस। ओके, याद रखिएगा। आगे दूसरा चरण जो होता है, इसमें जो है कि गांधी जी और इन लोगों के कार्यों को बुजुर्गा वर्ग की श्रेणी में रख दिया जाता है। ठीक है, बुजुर्गा वर्ग की श्रेणी में इनको घोषित कर दिया जाता है। और अंग्रेजी सरकार 1934 में भारतीय साम्यवादी पार्टी को अवैध घोषित कर दिया। कांग्रेस की स्थापना के साथ आई प्रथम उग्रवादी विचारधारा का पहला चरण 1916 में हुआ। कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच हुए लखनऊ समझौते के बाद शांत हो गया था। 1922 में असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद आई राजनीतिक शून्यता के माहौल में उग्रवादी विचारधारा फिर से पनप उठी।
वैश्विक राजनीति से पनपी रूस, मिस्र, आयरलैंड, चीन तथा तुर्की। अब आगे वही बात होगी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, सैंडर्स की हत्या, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, वो सब चीज़ें चलेंगी। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में होती है। कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया जाता है क्रांतिकारियों के दलों का। इसमें सचिन साल्याल, योगेश चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे पुराने क्रांतिकारी नेताओं तथा भगत सिंह कहाँ गए, योगेश चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे पुराने क्रांतिकारी नेताओं तथा भगत सिंह, शिव वर्मा, सुखदेव, भगवती चरण वोहरा, चंद्रशेखर आज़ाद। भगवती चरण वोहरा ने बुक लिखी है फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, ओके, जैसे युवा क्रांतिकारियों ने भाग लिया इसमें। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन अथवा एसोसिएशन का कानपुर में गठन हुआ तथा बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं मद्रास आदि प्रांतों में इनकी शाखाएं खोली गई। और इन लोगों का पहला काम था 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड यानी काकोरी ट्रेन एक्शन, अब नाम कर दिया गया इसका। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड, काकोरी ट्रेन एक्शन। सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली 8 डाउन ट्रेन मालगाड़ी ट्रेन थी, कुल सफलतापूर्वक लूट लेते हैं ये लोग। इस संबंध में क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर काकोरी षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया जाता है। 17 लोगों को लंबी सजाएं होती हैं, 4 लोगों को आजीवन कारावास होता है एवं राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दे दी जाती है। ठीक है, फांसी कहाँ दी जाती है ये क्वेश्चन बनता है, 2021 में पूछा गया। तो किनको दी जाती, RAR स्क्वायर काकोरी षड्यंत्र केस में, काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, R से रोशन सिंह, R से राजेंद्र लाहिड़ी। पहले राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी जाती है, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद यानी अयोध्या में, रोशन सिंह को प्रयागराज नैनी में और राजेंद्र सिंह को गोंडा उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में फांसी दी जाती है। ओके, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में होती है। फिरोज शाह कोटला यहाँ पर दिल्ली में इसकी स्थापना होती है। चंद्रशेखर आज़ाद ने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। इसका उद्देश्य भारत में समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। इसके मुख्य नेता थे विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा और सुखदेव। ओके, सैंडर्स की हत्या काम करते हैं पहले ये लोग की सैंडर्स की हत्या करते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में। HSRA का पहला कार्य लाला लाजपत राय की हत्या के आरोपी लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या करना था। सैंडर्स ने 31 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी अभियान के दौरान लाठीचार्ज करवाता है। यहीं पर लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध साइमन आयोग का विरोध कर रही एक भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे। पुलिस इन्हें बहुत पूरे बर्बर तरीके से इनको पीटती है और इनकी मृत्यु हो जाती है। कुछ महीनों बाद 1930 में को लाहौर पुलिस स्टेशन, ठीक है, पर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने सैंडर्स की हत्या कर देते हैं। ठीक है, सैंडर्स की हत्या 17 दिसंबर 1930 को लाहौर पुलिस स्टेशन पर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु निपटा देते हैं इनको और बहुत अच्छा करते हैं। इसको देखना हो अच्छे तरीके से, अपने दिमाग में बैठाना हो तो शहीद मूवी देखिएगा, पुरानी वाली देखिएगा जिसमें अजय देवगन है। ओके, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड 8 अप्रैल 1929। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड 8 अप्रैल 1929 को बीबी यानी बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल पास हो रहा था, उस वक्त बम फेंकते हैं और इनका उद्देश्य था, एक कागज़ भी उस पर फेंकते हैं, कागज़ भी होता है कि कागज़ पे लिखा हुआ होता है कि पर्चा होता है, बहरे कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए बम का प्रयोग करते हैं। लोग पकड़े जाते हैं लेकिन इनके ऊपर ये केस नहीं दायर होता है, यहाँ पर केस चलाया जाता है लाहौर षड्यंत्र केस जो अभी यहाँ पर हुआ था, सैंडर्स की हत्या, लाहौर में हत्या करते हैं, उस पर इन पर केस चलता है और सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी की सज़ा दे दी जाती है। ठीक है, लाहौर षड्यंत्र केस के तहत भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के साथ HSRA के अन्य सदस्यों पर भी मुकदमा चलाया गया। जेल में बंद क्रांतिकारियों ने राजनीतिक कैदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की। राजनीतिक कैदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल करते हैं ये लोग। जतिन दास जो कि इसीलिए 64 दिन की भूख हड़ताल करते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, नाम याद रखिएगा इनका। और सुखदेव, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह नाम भूलते हैं अगर तो ऐसे याद रख लीजिए, सौरभ, ठीक है,
इन तीनों लोगों को फांसी दी जाती है 23 मार्च 1931 को। और इनके पहले ही 23 मार्च 1931 को जो HSRA के एक सदस्य चंद्रशेखर आज़ाद, जो काकोरी षड्यंत्र केस से ही पुलिस को चकमा देकर भाग गए थे। कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद। वे लाहौर षड्यंत्र केस से भी बच निकले, लेकिन 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद यानी प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ मुठभेड़ में उनको गोली मार दी जाती है। गोली खुद मारते हैं वो ना। इसके तहत भारत में HSRA की गतिविधियां समाप्त हो जाती हैं। तो 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद खुद को गोली मारते हैं अल्फ्रेड पार्क में। 23 मार्च 1931 को सुखदेव राजगुरु भगत सिंह को फांसी दी जाती है। और 29 मार्च या 27 मार्च को 1931 को कांग्रेस का कराची का अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष होते हैं वल्लभ भाई पटेल। चटगांव शस्त्रागार कांड। चटगांव शस्त्रागार एक कांड भी होता है। बंगाल में सूर्यसेन, जो गांधी जी के असहयोग आंदोलन के सक्रिय नेता थे, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना करते हैं। चटगांव जो कि बंगाल का एक बंदरगाह क्षेत्र था। सूर्यसेन वहां राष्ट्रीय विद्यालय के शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। लोग उन्हें प्यार से मास्टर दा कहते थे। रिपब्लिकन आर्मी के सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीतिलता वाडेकर, गणेश घोष, कल्पना दत्त आदि शामिल थे। सूर्यसेन ने रिपब्लिकन आर्मी के सदस्यों के साथ मिलकर चटगांव शस्त्रागार पर हमला किया। इसी समय क्रांतिकारी सदस्यों के इंकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम नारों के बीच सूर्यसेन ने तिरंगा फहराया एवं काम चलाओ क्रांतिकारी सरकार का गठन भी किया, है ना, याद रखिएगा। और 16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन गिरफ्तार कर लिए गए, उन पर मुकदमा चला और अंततः 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया, है ना। और कुछ क्रांतिकारी महिलाएं हैं इससे संबंधित हैं। प्रीतिलता वाडेकर की चटगांव के रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापा मारते हुए मृत्यु होती है। कल्पना दत्त को सूर्यसेन के साथ गिरफ्तार कर आजीवन कारावास की सज़ा दे दी जाती है। सुनीति चौधरी और शांति घोष ने गोली मारकर जिलाधिकारी को निपटा दिया। ठीक है, तो महिलाओं, अबला नारी बनकर ना रहा करो। अपने परिवार पे, अपने लोगों से और बाहर भी लोगों से खुलकर अपनी बातें रखा करिए। अब आप लोग अबला नहीं हैं, आप 150 साल 100 साल आगे हैं। उस वक्त देखिए सुनीति चौधरी, शांति घोष ने गोली मारकर जिलाधिकारी की हत्या की है। फरवरी 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह के दौरान उपाधि ग्रहण करते समय गवर्नर को ही निपटा दिया, गवर्नर को ही गोली मार दी। ध्यातव्य हो कि भीकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है। इन्होंने ही 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में समाजवादी कांग्रेस के सम्मेलन में भारतीय झंडे को फहराया था। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, भीकाजी रुस्तम कामा को क्या कहा जाता है? भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है। 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में इन्होंने भारतीय झंडे को फहराया था। ठीक है, साइमन कमीशन आता है 1927-28 में। 1919 के शासन अधिनियम में कहा गया था कि 10 वर्ष बाद एक कमीशन लाया जाएगा इस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म की जांच के लिए, लेकिन 10 वर्ष पहले ही कंजर्वेटिव सरकार लेकर आ जाती है। कंजर्वेटिव सरकार जानती है कि आने वाले समय में लेबर पार्टी की सरकार बन जाएगी, तो इसलिए ये लेकर आती है जल्दी। साइमन आयोग की नियुक्ति राज्य सचिव बर्केनहेड ने की और सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित साइमन आयोग में 7 सदस्य थे और 7 सदस्य अंग्रेज थे, और यही अंग्रेज होना ही विरोध का कारण बना, इसलिए इसे व्हाइट कमीशन या श्वेत कमीशन कहकर इसका बहिष्कार किया गया। ओके, 27 दिसंबर 1927 को मद्रास में कांग्रेस के अधिवेशन में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया, जिसकी अध्यक्षता एम.ए. अंसारी ने की। ठीक है, तत्कालिक राजनीतिक दलों में लिबरल फेडरेशन, भारतीय औद्योगिक वाणिज्यिक कांग्रेस, हिंदू महासभा, किसान मजदूर पार्टी, जिन्ना गुट आदि ने आयोग का बहिष्कार किया। संपूर्ण भारत में इसका विरोध हुआ। केवल मोहम्मद शफी के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग, जस्टिस पार्टी, ऑल इंडिया अछूत एसोसिएशन व केंद्रीय सिख संघ ने इसका विरोध नहीं किया था। ठीक है, जहाँ जहाँ आयोग गया वहाँ साइमन गो बैक का नारा दिया गया और देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया। 1928-29 के बीच कमीशन ने भारत की 2 बार यात्रा की। आयोग ने मई 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर लंदन आयोजित गोलमेज सम्मेलन में विचार होना था। साइमन विरोधी इस आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक निर्णायक दौर में पहुंचा दिया। लेकिन जब साइमन कमीशन आता है उसके पहले ही नेहरू रिपोर्ट आती है। क्यों आती है? साइमन आयोग की नियुक्ति के समय ही अनुदार दल कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार में भारत सचिव थे। बर्केनहेड ने भारतीयों के समक्ष एक चुनौती रखी थी कि वे एक ऐसा संविधान बनाकर तैयार करें जो सामान्यतः भारत के सभी लोगों को मान्य हो।
ऐसा उन्होंने चैलेंज दे दिया कि बना ही नहीं पाएंगे भारत के लोग, इतना बुद्धि कहाँ है इनके पास, ऐसा बोले थे। भारतीयों ने इस चैलेंज को स्वीकार कर लिया, है ना। और दिल्ली में आयोजित होती सर्वदलीय सम्मेलन की बैठक, उसमें प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। मोतीलाल नेहरू इसके 8 सदस्य समिति के अध्यक्षता करते हैं। समिति के सदस्यों में तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, MS रैने, मंगल सिंह, अली इमाम, GR प्रधान, शोएब कुरैशी आदि थे। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया, है ना। आगे देखते हैं। नेहरू रिपोर्ट की कुछ सिफारिशें थी। सिफारिशों में सब कुछ चीज़ें अच्छी थीं, लेकिन एक चीज़ ये थी कि भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा, भारत को डोमिनियन राज्य के दर्जा की बात थी। ठीक है, भारत एक संघ होगा जिसके नियंत्रण में केंद्र, द्विसदनीय विधानमंडल, मंत्रिमंडल के सदन के प्रति उत्तरदायी होगा। केंद्र और राज्यों में संघीय आधार पर शक्तियों का विभाजन किया जाए, किंतु अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को दी जाएं। सिंध को बम्बई से पृथक कर एक पृथक प्रांत बनाया जाए। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को ब्रिटिश भारत के अन्य प्रांतों के समान वैधानिक स्तर प्रदान किया जाए। देशी राज्यों के अधिकारों में विशेष अधिकारों को सुनिश्चित किया जाए। गवर्नर जनरल की स्थिति संवैधानिक मुखिया भर की रहेगी, ये भी चीज़ लिखी गई थी उसमें। भारत में एक प्रतिरक्षा समिति, उच्चतम न्यायालय, लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाए। सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल की मांग स्वीकार कर अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित सीटें रखी जाएं, आरक्षित सीटें, ठीक है, पृथक निर्वाचन नहीं। वयस्कों के लिए मताधिकार, महिलाओं के लिए समान अधिकार, धर्म का हर प्रकार के राज्य से पृथककरण, भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन का भी प्रावधान इसमें दिया गया था। लेकिन जो सुभाष चंद्र बोस हुए, जवाहरलाल नेहरू हुए, सत्यमूर्ति हुए, 3 लोग जैसे युवा नेता डोमिनियन स्टेटस की जगह पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाना चाहते थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सत्यमूर्ति जैसे युवा डोमिनियन स्टेटस की जगह पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाना चाहते थे। इस मुद्दे को लेकर 1928 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के भीतर मतभेद उत्पन्न हो गया। दुर्भाग्य से सर्वदलीय सम्मेलन रिपोर्ट स्वीकार नहीं कर सका। सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सत्यमूर्ति आदि ने इसका विरोध किया। पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति हेतु 1928 में इन्होंने क्या कर दिया? ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कर दी। तो याद रखिएगा, 1928 में ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कौन किया था? सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सत्यमूर्ति और भी लोग थे। ओके। मुस्लिम लीग में जिन्ना ने 14 सूत्री मांगे रखी, मोहम्मद अली जिन्ना ने। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है 1929 में, जब दिसंबर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ, बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई। इस अधिवेशन में स्पष्ट कहा गया कि नेहरू रिपोर्ट को लागू करने की अवधि समाप्त हो गई है, अब पूर्ण स्वाधीनता की मांग बुलंद की जाए। इस अधिवेशन में कुछ ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किए गए। नेहरू समिति की रिपोर्ट को निरस्त कर दिया गया। लाहौर अधिवेशन में पारित पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव के अनुसार कांग्रेस के संविधान में स्वराज शब्द का अर्थ अब पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज हो गया, कंप्लीट इंडिपेंडेंस हो गया। ठीक है। 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा पूर्ण स्वराज, वंदे मातरम तथा इंकलाब जिंदाबाद के नारों के बीच फहराया। कांग्रेस कार्य समिति ने तय किया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज के रूप में मनाया जाएगा तथा अब से 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और हम आज भी मनाते हैं। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने लाहौर अधिवेशन में ही गांधी जी को यह अधिकार दिया कि वे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ें। तो ये जो पॉइंट हैं ये पूछे जाते हैं, यूपीएससी पूछता है। ठीक है। और गांधी जी ने 11 सूत्री मांगे रखे। गांधी जी 31 जनवरी 1930 को इरविन के समक्ष रखी और ये इनकी मांगें यंग इंडिया में प्रकाशित हुई थी, लेकिन सरकार ने इनकी 11 सूत्री मांगों पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है। सेना के व्यय तथा सिविल सेवा के वेतनों में 50% की कटौती, डाक आरक्षण बिल पास किया जाए, पूर्ण शराबबंदी, राजनीतिक बंदियों की रिहाई, आपराधिक गुप्तचर विभाग में सुधार, हथियार कानून में सुधार करके आत्मरक्षा हेतु भारतीयों को बंदूकों इत्यादि के लाइसेंस की स्वीकृति प्रदान की जाए। रुपया स्टर्लिंग के विनिमय अनुपात को घटाकर 1 शिलिंग 4 पैसे करना, वस्त्र उद्योग को संरक्षण प्रदान करना, भारतीय समुद्र तट केवल भारतीयों के लिए आरक्षित करना, भूमि कर में कटौती हो तथा उस पर काउंसिल का नियंत्रण हो, नमक कर व नमक पर सरकारी एकाधिकार समाप्त करना। लेकिन सरकार जो है इस पर कुछ नहीं करती है। तो फिर क्या?
गांधी जी आगे बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी जी अपनी मांगे रखे रहते हैं। कहते हैं गांधी जी की इस मांग पर सरकार कोई सकारात्मक रुख नहीं अपनाया। फलतः 14 फरवरी 1930 को साबरमती में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की एक बैठक में गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निश्चय किया गया। ज्ञातव्य हो कि इन 11 सूत्री मांगों को गांधी जी द्वारा अपने पत्र यंग इंडिया में प्रस्तुत किया गया था। ओके, यंग इंडिया में प्रस्तुत किया गया, जो हमने बताया आपको। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू होता है। गांधी जी ने 11 सूत्री मांगों के न माने जाने पर इरविन को एक पत्र लिखा कि मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला, इंतज़ार की घड़ियां अब समाप्त हुई, अब देखो तुम। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को ऐतिहासिक सत्याग्रह की शुरुआत की। गांधी जी साबरमती आश्रम से 78 लोगों के साथ 240 मील, कुछ सूत्रों में 241 मील की लंबी पदयात्रा के बाद 12 मार्च को शुरू करते हैं। साबरमती आश्रम से 5 अप्रैल 1930 को गुजरात के समुद्र तट पर स्थित दांडी गांव पहुंचते हैं। दांडी मार्च के नाम से इसको जाना जाता है। लगभग 386, 385, 384 कई किलोमीटर दिए जाते हैं जगह जगह पे। इसी के साथ 6 अप्रैल 1930 को दांडी में मुट्ठी भर नमक उठाकर नमक कानून को तोड़ देते हैं गांधी जी। ओके, सुभाष चंद्र बोस ने इस अभियान की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की ओर से किए जाने वाले मार्च तथा राजनीतिक सत्ता प्राप्ति के लिए मुसोलिनी के रोम मार्च से की थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसने नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की ओर किए जाने वाले मार्च तथा राजनीतिक सत्ता प्राप्ति हेतु मुसोलिनी के मार्च से की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, आंदोलन संबंधी गतिविधियां होती हैं क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में समूचे भारत में फैल गया। तमिलनाडु में गांधीवादी राजनेता सी राजगोपालाचारी ने तंजौर के समुद्री तट पर तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक नमक यात्रा की। महत्वपूर्ण तमिलनाडु की बात हो रही है। गांधीवादी नेता सी राजगोपालाचारी ने तंजौर के समुद्री तट पर तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक नमक यात्रा की। मालाबार में वायकोम सत्याग्रह के नेता के कलप्पन ने कालीकट से पेन्नोर तक नमक यात्रा की। आंध्र प्रदेश के विभिन्न जिलों में नमक सत्याग्रह के मुख्यालय के रूप में काम करने के उद्देश्य से शिविरम सैनिक शिविरों की तर्ज पर स्थापित किए गए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन का सबसे प्रबल रूप बम्बई वर्तमान गुजरात के धरसाना में मिला, जहां पर सरोजनी नायडू, मणिलाल तथा इमाम साहब के साथ हजारों सत्याग्रहियों ने धरसाना नामक कारखाने पर हमला किया। कारखाने की रक्षा के लिए पुलिस ने कठोर दमनात्मक कार्रवाई की, जिसका उल्लेख अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने किया। यही क्वेश्चन पूछा गया था। कौन था? वेब मिलर था, धरसाना में। ठीक है, असम के सिलहट स्थान से बंगाल के नोआखली समुद्र तट तक यात्रा कर नमक कानून तोड़ने का प्रयास किया। असम के सिलहट स्थान से, ठीक है, किया गया। वहाँ पर भी पश्चिमोत्तर प्रांत के मुसलमानों में खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं, के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। उनके नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती संगठन ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने पख्तून नामक पत्रिका निकाली। महत्वपूर्ण: लाल कुर्ती आंदोलन, खुदाई खिदमतगार, पख्तून नामक पत्रिका, सीमांत गांधी, सब कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। एनसीईआरटी में इनका फ़ोटो बेहतर तरीके से है, नेट पर डालेंगे तो आप वहाँ पर भी आपको दिख जाएंगे। उत्तर पश्चिमी सीमा पर आंदोलनकारियों से निपटने में सरकार को अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। आंदोलनकारियों को दबाने के लिए गढ़वाल रेजिमेंट की कुछ टुकड़ियां पेशावर भेजी गईं। गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया। उत्तर पूर्व की जनजातियों ने भी आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। 13 वर्षीय युवा नागा महिला रानी गैडिनलियू ने अपने नागा साथियों के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन को समर्थन दिया। कालांतर में नेहरू ने गैडिनलियू को रानी की उपाधि से सम्मानित किया। इनको जेल में डाल दिया गया था और जब देश आज़ाद हुआ तब इनको छोड़ा गया। नेहरू ही जेल में जाकर इनसे मिले थे और रानी गैडिनलियू से जेल में मिले थे, इनको रानी की उपाधि दिए थे। इस आंदोलन को अंग्रेजों द्वारा कठोर दमनात्मक प्रक्रिया द्वारा दबाया गया। इसी समय साइमन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर इंग्लैंड में 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए। पहला गोलमेज सम्मेलन होता है, कांग्रेस इसका बहिष्कार करती है। कब होता है?
12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक लंदन में होता है पहला गोलमेज सम्मेलन। 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें मुख्य शामिल थे हिंदू महासभा से जयकर एवं वी.एस. मुंजे, उदारवादी C.Y. चिंतामणि एवं T.V. सप्रू, मुस्लिम लीग आगा खां मोहम्मद शफी, सिख सरदार संपूर्ण सिंह, एंग्लो इंडियन के.टी. पाल, दलित वर्ग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, देसी राष्ट्र 16 नरेश। ध्यातव्य कि इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने इस सम्मेलन का सभापतित्व किया। सम्मेलन में मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग रखी थी। इसी तरह अंबेडकर ने दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की, लेकिन उपस्थित प्रतिनिधियों में एकता का अभाव था। सम्मेलन के निष्कर्षों में ब्रिटिश सरकार अखिल भारतीय संघ का निर्माण, प्रदेशों में पूर्ण उत्तरदायी शासन तथा केंद्र में द्वैध शासन पर सहमत हुए। तेज बहादुर सप्रू व जयकर के प्रयत्नों से तेज बहादुर सप्रू व जयकर यामार जयकर के प्रयत्नों से गांधी जी एवं इरविन के मध्य 17 फरवरी से दिल्ली में वार्ता प्रारंभ हुई। 5 मार्च 1931 को अंततः समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जो गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना गया। गांधी इरविन समझौते पर कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने हस्ताक्षर किए, जबकि सरकार की तरफ से इरविन ने हस्ताक्षर किए। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता भी कहा गया। 1931 को 5 मार्च 1931 को दिल्ली में एक समझौता हुई, समझौते को गांधी इरविन समझौता कहा गया। सरोजनी नायडू ने इसे दो महात्माओं का मिलन कहा। सरोजनी नायडू कहते हैं कि ये दो महात्माओं का मिलन है, इरविन और गांधी जी के उसको, ठीक है। इस समझौते के अंतर्गत जो शर्तें वायसराय इरविन द्वारा मानी गई वे निम्न है। जिन राजनीतिक बंदियों पर हिंसा के आरोप है उन्हें छोड़कर शेष को रिहा कर दिया जाएगा। भारतीय समुद्र किनारे नमक बना सकते हैं। भारतीय लोग शराब और विदेशी वस्तुओं की दुकान पर कानून की सीमा के भीतर धरना दे सकते हैं। सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने वालों को सरकार वापस लेने में उदारता दिखाएगी। कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने निम्न बातों को स्वीकार किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाए। ये बात 5 मार्च 1931 की है। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद अपने आप को गोली मारते हैं। 5 मार्च को ये समझौता होता है। 5 मार्च 1931 कांग्रेस निकट भविष्य में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। कांग्रेस ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार नहीं करेगी और गांधी इरविन समझौते का कांग्रेस के नेताओं ने स्वागत किया। श्री के.एम. मुंशी ने इस समझौते को भारत के संवैधानिक इतिहास में एक युग परिवर्तक घटना कहा। क्या मुंशी इसको एक युग परिवर्तक घटना कहते हैं। और जब मिलन होता है दोनों का तो क्या नाम, सरोजनी नायडू कहती हैं दो महात्माओं का मिलन है। किंतु इस समझौते के कारण कांग्रेस के वामपंथी विशेषकर युवा वर्ग में गंभीर असंतोष था। युवा कांग्रेसी नेताओं में गांधी जी के प्रति असंतुष्टि थी। असंतुष्टि का कारण क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी से न बचा पाने की वजह से था। इन तीनों को 23 मार्च 1931 को लाहौर में फांसी पर लटका दिया गया। इसीलिए हमने बताया 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद अल्फ्रेड पार्क, जो चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है प्रयागराज में, अपने आप को गोली मारते हैं। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है, ठीक है। 23 मार्च को फांसी पर इन तीनों लोगों को लटका दिया जाता है। मार्च 1931 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कराची में संपन्न होता है। युवाओं द्वारा गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए। कराची अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज के साथ गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार कर लिया गया। साथ ही पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों, राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव भी स्वीकार किया गया। मौलिक अधिकार, राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव भी स्वीकार किया गया। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। कराची अधिवेशन में ही गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं, ये कहा था उन्होंने वहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। दूसरे गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने भाग लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय राजे मैकडोनाल्ड ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादी सैमुअल होर भारत सचिव, वेलिंगटन भारत के वायसराय बन चुके थे किस समय, ठीक है। इस सम्मेलन में गांधी जी के साथ राजपूताना नामक जहाज़ में, किस जहाज़ से गए थे, राजपूताना। कौन कौन साथ गए थे, महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, घनश्याम दास बिरला, मीराबेन भी थीं। कांग्रेस कार्य समिति की एक और सदस्य सरोजनी नायडू भी इसमें भाग लेने गई थी।
दूसरे गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या विवाद के कारण पूरी तरह असफल रहा। दलित नेता भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा की मांग की, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया। अतः सांप्रदायिक गतिरोध के कारण सम्मेलन दिसंबर में समाप्त कर दिया गया। 1931 दिसंबर में ही समाप्त कर दिया गया। इसी सम्मेलन के दौरान विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा। 28 दिसंबर 1931 को गांधी जी लंदन से खाली हाथ निराश बम्बई पहुँचे। स्वदेश पहुँचने पर उन्होंने कहा कि यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था मैंने उसे नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। भारत आकर गांधी जी ने वेलिंगटन वायसराय से मिलना चाहा, लेकिन वायसराय ने मिलने से मना कर दिया। दूसरी तरफ गांधी यूरिन समझौते को भी सरकार ने दफन कर दिया। अंततः मजबूर होकर गांधी जी ने दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की घोषणा की और दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1932 से 1934 तक चलता है। ठीक है। जनवरी 1932 में कांग्रेस कार्य समिति ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया। इसी बीच देश के अनेक भागों में किसानों में असंतोष की लहर फैल चुकी थी। विश्वव्यापी मंदी के कारण कृषि उपजों के दाम गिर गए थे। लगान तथा मालगुजारी का बोझ उनके लिए असहनीय हो गया। आंदोलन शुरू होने के शीघ्र बाद शीर्ष नेताओं गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, खान अब्दुल गफ्फार खान, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत आदि को गिरफ्तार कर सरकार ने कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर उसकी संपत्ति जब्त कर ली। लो भैया, कांग्रेस को ही गैर कानूनी संस्था घोषित कर ली। आपातकालीन शक्तियों संबंधित अध्यादेश सरकार द्वारा निकाले गए। प्रदर्शनकारियों तथा सत्याग्रहियों पर लाठियों से प्रहार किया गया। गाँव में कर अदा न करने वाले किसानों की जमीन, पशु, मकान आदि को जब्त कर लिया गया। सरकार ने द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय प्रमुख नेताओं समेत बड़ी संख्या में, कुल स्रोतों से संख्या में 1 लाख से ऊपर बताई गई लोगों को जेल भेजा गया। अप्रैल 1934 में गांधी जी ने द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। ठीक है। कम्युनल अवार्ड क्या था, सांप्रदायिक पंचांग क्या था? सांप्रदायिक पंचांग क्या था, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री राजे मैकडोनाल्ड 16 अगस्त 1932 को विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधित्व के विषय पर एक पंचांग जारी करते हैं, जिसे सांप्रदायिक पंचांग कहा गया। इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित रखी गईं, जिनके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों द्वारा किया जाना था। ठीक है। मुस्लिम, सिख व ईसाई के साथ ही इस नए पंचांग में दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया था। ठीक है। दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया था। ओके। पूना पैक्ट 1932 में होता है। दलित वर्ग को पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा दिए जाने के विरोध में महात्मा गांधी ने जेल यानी यरदा जेल में 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन शुरू कर दिया। इसी समय टैगोर ने गांधी जी से कहा कि भारत की एकता और उसकी सामाजिक अखंडता के लिए यह उत्कृष्ट बलिदान है। हमारे व्यथित हृदय आपकी महान तपस्या का आदर व प्रेम के साथ अनुसरण करेंगे। मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास, सी राजगोपालाचारी आदि के प्रयत्नों से सितंबर 1932 में गांधी जी और दलित नेता अंबेडकर के मध्य पूना समझौता होता है। पूना पैक्ट के अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था समाप्ति कर दी गई तथा विभिन्न प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई, आरक्षित की गई तथा केंद्रीय विधानमंडल में सुरक्षित सीटों की संख्या 18% की वृद्धि की गई। याद रखिएगा, 71 से 147, केंद्रीय विधानमंडल में 18% की वृद्धि की गई। ओके। गांधी और हरिजन उत्थान की अब बात करें। दलित वर्गों को हरिजन नाम गांधी जी ने ही दिया। पूना समझौता के बाद गांधी जी की रुचि अस्पृश्यता, छुआछूत विरोधी आंदोलन के प्रति अधिक हो गई। इसी समय उन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। 1932 में गांधी जी ने हरिजन समाज कल्याण हेतु ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना तथा हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। 1933 को गांधी जी 8 मई व 16 अगस्त 1933 गांधी जी अछूतों के प्रति हिंदुओं के दुर्व्यवहार पर पश्चाताप तथा हरिजन सेवा में लगे कार्यकर्ताओं के समर्थन में देश के अस्पृश्यता को जड़ सहित समाप्त करने के उद्देश्य से अनशन पर बैठे। 7 नवंबर 1933 को गांधी जी ने वर्धा से हरिजन यात्रा प्रारंभ की। लगभग 9 महीनों तक उन्होंने देश का दौरा करते हुए 20,000 किलोमीटर की यात्रा तय की। यात्रा के दौरान उन्हें कई स्थानों पर काले झंडे दिखाए गए, उनकी सभाओं को भंग कर दिया गया तथा उनके विरुद्ध पर्चे बांटे गए। ठीक है।
ये गांधी और हरिजन उत्थान की बातें हो गई। तीसरे गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं। 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932, नवंबर से दिसंबर 1932 भारतीय राजनीतिक परिदृश्य की गतिविधियों से अबाधित ब्रिटिश सरकार ने अपने संवैधानिक सुधारों को जारी रखा। 17 नवंबर 1932 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन का लंदन में आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया। 24 दिसंबर 1932 को सम्मेलन की समाप्ति के बाद श्वेत पत्र जारी किया गया, व्हाइट पेपर। श्वेत पत्र पर विचार हेतु नीलनीतिज्ञों की अध्यक्षता में ब्रिटिश संसद की एक संयुक्त समिति गठित की गई। नीलनीतिज्ञों की अध्यक्षता में एक ब्रिटिश कमेटी गठित की गई। इसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर सैमुअल होर द्वारा भारत शासन अधिनियम हेतु ब्रिटिश संसद में बिल पेश किया गया। नीलनीतिज्ञों की अध्यक्षता में ब्रिटिश संसद की एक संयुक्त समिति गठित की गई। इसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर सैमुअल होर द्वारा भारत शासन अधिनियम हेतु ब्रिटिश संसद में बिल पेश किया गया। श्वेत पत्र जारी किया गया। नीलनीतिज्ञों की अध्यक्षता में ब्रिटिश संसद की एक संयुक्त समिति गठित की गई। इसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर सैमुअल होर द्वारा भारत शासन अधिनियम हेतु ब्रिटिश संसद में बिल पेश किया गया। ब्रिटिश सम्राट ने अगस्त 1935 में इस विधेयक पर अपनी सहमति दे दी। यही विधेयक था भारत शासन अधिनियम 1935 के नाम से जाना गया। क्या? भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के नाम से ये जाना गया। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, क्योंकि अभी और कुछ चीज़ें बची हुई हैं। अब अगले लेक्चर में देख लिया जाएगा। वैसे ही यह तीसरा लेक्चर चल रहा है और यहाँ पे यह अब क्रैश कोर्स नहीं रह गया है। ये पूरे तरीके से पूरा अध्ययन चल रहा है। अब यह क्रैश कोर्स नहीं रह गया है ना। तो पूरे इतिहास का बेहतर तरीके से अध्ययन चल रहा है। हमने आज बहुत कुछ देखा। आप एक बार और रिवाइज करिएगा, लेक्चर को 1.5 पे चलाइएगा, एक बार और सुनिएगा अच्छे तरीके से, अपने कॉपी बुक में नोट करिएगा। ठीक है, टिक करिएगा। ओके, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।